यूटीआई उस वक्त फाइट कर रहा था सेबी के साथ, बिकॉज यूटीआई सेड मैं सेबी से रेगुलेट नहीं होऊंगा, बिकॉज आई हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सर, एज अ पर्सनालिटी हर 5 साल में डू यू सी चेंज इन योरसेल्फ? मार्केट इवॉल्व होता है तो आप भी इवॉल्व हो रहे हैं, यू आर हैप्पी द वे यू आर एंड यू आर फॉलोइंग योर ओल्ड स्कूल डिसिप्लिन एज अ फंड मैनेजर, मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी एंड इन्वेस्टिंग फॉर योरसेल्फ, दोनों में फर्क है? आपकी जो टॉप 5 ऑल टाइम फेवरेट बुक बता दीजिए कि वो पढ़ना ही है। जब हम रॉकस्टार सोचते हैं ना तो एक इमेज आती है ना कि जो मस्त है, अपने लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हैं और उनको पता है एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, है ना? ऐसे ही तो होता है रॉकस्टार इमेज। तो शेयर बाज़ार के जो रॉकस्टार हैं उनके साथ आज मैं फेस टू फेस कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आया। इंटरव्यू हो चुका है, उनके साथ बात करने मज़ा आया। वो पेस ही उनका अलग है और जब उनके साथ बैठते हो ना तो एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर भी आ जाती है और माइंड को चलाने का एक जुनून चालू हो जाता है। तो ये इंटरव्यू जो है लास्ट तक देखिएगा, एज यूजुअल सबकी तरह मैं बोल रहा हूँ, लास्ट तक देखना, बिकॉज समीर अरोड़ा साहब जो है वो शेयर बाज़ार के रॉकस्टार है, रहे थे, रहेंगे। सो वेलकम टू फेस टू फेस। थैंक यू वेरी मच जी। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि नई जर्नी में चालू कर रहा हूँ फेस टू फेस का आपके साथ। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप हमारे बड़े फेमिलियर लगते हैं। हाँ, मैं क्या, क्योंकि अब 30 साल में घूम रहे हैं इधर तो वो हल्के हल्के लोगों को लगता है कि एक्चुअली नर्वसनेस एकदम नहीं हो रही आपके साथ बैठ के। वो Nervousness जो नहीं। कंफर्ट आपके साथ है ना इतने साल से। सर, मैंने ना जब एमबीए खत्म किया था ना तो मैं अपना रिज्यूमे लेके आया था आपके पास। रियली? हाँ। कहाँ पर, जब आप कब? अलायंस में थे। अच्छा, इतने पुरानी बात। हाँ। अच्छा, तो मुझे so which रिसेप्शन, year was that? दिस वाज 2005। अच्छा, नहीं नहीं, 2005 में नहीं। जब मैंने सीए कंप्लीट किया था 2001 में, अच्छा, तो मुझे अलायंस में नहीं रखा, मुझे जेएम म्यूचुअल फंड ने रख लिया अच्छा फॉर सेल्स पर्पस। तो अच्छा, तब फॉर से सेल्स। for तो sales। फिर सेल्स तो मैं तो इंचार्ज ही नहीं था सेल्स का, इसलिए मेरे पास नहीं लाओगे, अलायंस के पास लाओगे। हाँ। तो मुझे मतलब आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर लॉन्ग एंड द होल इंडस्ट्री हैज बीन फॉलोइंग, और आप एक तरीके से विश्व पितामह भी है इस इंडस्ट्री क्योंकि के। बोलने को तैयार है। ट्रू ट्रू। तो सर, आई ये जो पूरा डिस्कशन होगा ना, इट विल नॉट बी वेरी रन ऑफ द मिल जो आप मीडिया पे देते हैं। ये बहुत मैं अंदर दिल तक जाके आपका पूरा जर्नी निकालता हूँ और आपके प्रोसेस को भी समझूंगा उस दौरान। सर, कैसे इंस्पायर हुए स्टॉक मार्केट में आने के लिए? किस एज में पहला कीड़ा लगा कि शेयर बाजार सही है? मैं जी इंस्पायर हुआ ही नहीं। तो व्हाट हैपेंड, मैंने दो चीजें मेरे टर्न हुई हैं। एक, जब मैं स्कूल में था, व्हिच वाज इन दिल्ली, तो मैंने लिया था पीसीएम एंड अकाउंटिंग, व्हिच इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड अकाउंटिंग। ओके। एंड माय डैड्स cousin or somebody was a big CA working for AFF, AF Ferguson. हाँ। तो ही used to say कि पार्टनर बनाया बड़ा कोई था हमारा, कोई लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव कजन, तो वो कहते थे सीए बनना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सीए बन जाएंगे। सो देन मैं 11th में जब पहुंच गया तो सब लोग आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। मैंने कोई कोर्स नहीं अटेंड किया। मुझे एक मेरे नेबर ने लास्ट 5 years की आईआईटी के पास पेपर्स दिए। अच्छा। दैट टोटल। अच्छा। उस वक्त ऐसी बहुत क्लासेस नहीं होती थी, होती थी सिंगल क्लासेस। हाँ। तो मैंने आईआईटी एंट्रेंस का एग्जाम दे दिया, मेरी एडमिशन हो गई। अब क्या करो, क्योंकि आईआईटी के एडमिशन को रिफ्यूज करना भी जरा गलत काम है ऑब्वियसली। तो एंड सेकंड था कि आई वाज इन द फर्स्ट बैच ऑफ 10+2। तो उस वक्त रूल था कि अगर आप आईआईटी, क्योंकि उसी साल में ट्रांजिशन हुई थी, सो अगर आप आईआईटी पहुंच गए तो आप जा सकते हो 10+1 करके, आपको 12th देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। तो आईआईटी 5 year होगा, लेकिन 3-4 साल बाद, ये पता नहीं कितने साल बाद, उसको 4 year कर दिया आईआईटी, उस वक्त 5 year। तो हमने कहा तो स्कूल का एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, इसलिए मैं आईआईटी पहुंच गया। बट आईआईटी के बाद आईआईटी में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा। अच्छा। तो फिर मैं IIM कैलकाटा पहुंच गया जी। तब तक मेरे को वहाँ पे जाके थोड़ा सा फाइनेंस में इंटरेस्ट है। हमारे घर में तो गवर्नमेंट में, माय डैड एंड मदर वाज अ टीचर, तो हमने तो 1-2 IPO में पार्टिसिपेट किया था जिंदगी में उससे पहले। अच्छा। और वहाँ पे भी आई वाज बेसिकली फाइनेंस में, आई बिकेम अ टॉपर, आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट एट IIM कैलकाटा। लवली। तो फिर अब मैंने कहा अब क्या करें, फिर भी दिल्ली में रहना था। सो देन आई गॉट अ जॉब विद Xerox, व्हिच वाज मोदी Xerox, बट मेरा बॉस फॉरेनर था, Xerox का था। तभी भी मेरे को स्टॉक मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग हेड था। अच्छा। मतलब एंड में, शुरू में तो एनालिस्ट था 3 साल। फिर माय सिस्टर वाज गोइंग टू यूएस टू डू अ पीएचडी। मैं कहा तू क्यों पीएचडी करने जा रही, मैं भी जाऊंगा।
बिकॉज यू मतलब यूएस जा रही है तो मैं भी जाऊंगा. सो शी वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया टू डू अ PhD. अच्छा. तो आई वेंट टू वॉटन टू डू अ PhD. बट ट्रिगर कुछ और था कि मोदी जी रोज में नौकरी मिल जाएगी, मैं वो उनका फेवर वापस आ जाएंगे, पैसे उन्होंने देने हैं. अच्छा. तो वहाँ पहुँच गए. वहाँ जाकर मैं PhD तो बड़ी मुश्किल चीज़ है यार, बड़ी बोरिंग चीज़ है. हाँ. उसने कंप्लीट कर ली, मेरी सिस्टर ने, मैंने नहीं की. तब मैंने अप्लाई किया जॉब्स के लिए. अब ये है स्टोरी. अगर मैंने वहाँ पे मुझे मैकिन्सी में जॉब मिल जाती फिर मैं तो वहाँ भी अप्लाई किया था. और मैंने अलायंस कैपिटल में भी अप्लाई किया था, मैं भी गोल्डमैन सैक्स में भी किया था और 2-4 और में किया था. अब मुझे अलायंस कैपिटल मिल गई जो कि एनालिस्ट का रोल था. तब मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मुझे समझ आती है. बट लिटरली फर्स्ट डे अगर आपकी जॉब कंसल्टिंग की मिल जाए तो आप ये थोड़ा कहोगे नहीं मैं तो इक्विटी फंड मतलब इक्विटी रिसर्च के लिए पैदा हुआ हूँ, ऐसे नहीं हुआ. सो माई डिस्कवरी इज वेरी लेट. बट उसके बाद मेरा बड़ा सेट हो गया, तो वो अब चल गया मेरी लाइफ में. एवरीवेयर वी डिड वेल. म्यूचुअल फंड में हम इंडिया के बिगेस्ट म्यूचुअल फंड बन गया, दैट इज एंड आई बिकेम इंडियाज बिगेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर. और शुरू किया था विदाउट अ पार्टनर, तो वो सारा क्रेडिट मिल गया. तो ऐसे ऐसे चलता रहा. बट मेरा कोई पैशन शुरू में नहीं था, मुझे पता भी नहीं था स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा. सर आपका ना बहुत कल्ट फॉलोइंग था. That is how it is. वो समय जब वो तो वो .com का जो एक एरा था ना, जहाँ आपने बहुत अर्ली आइडेंटिफाई की थी. तो सर आप यूएस में जो काम किए थे, अलायंस में आप वहाँ थे, तो क्योंकि आप वहाँ काम किए थे, क्योंकि आप बुक कितना पढ़ते हैं, पहले भी हम मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ पढ़ते ही होंगे, तो नई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता आपको. नहीं, सो व्हाट हैपेंड वाज मैं वहाँ पे 2 साल एनालिस्ट रहा. अच्छा. 2 साल के बाद ही अलायंस के साथ मैं इंडिया आ गया. कौन से साल में आया? मैं 93 में. अच्छा. 91 में आई जॉइंड टू बिकम एन वहाँ पे टू बी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान एनालिस्ट. अच्छा. उस वक्त इंडिया नहीं था, लेकिन बाय चांस बिकॉज इंडिया किस्मत में लिखा था, मैंने ज्वाइन किया जून 1, 1991. और इंडियन रिफॉर्म्स कब शुरू हुए बताइए जी? जुलाई 1991. तो फिर स्लोली दे सेड अप. इंडियन को आपने हायर किया नॉट फॉर इंडिया, बट ऑब्वियसली इंडिया भी आप ही कर लो, ऐसी और कंट्रीज कर रहे हो. सो आई स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फॉर अलायंस. अच्छा. क्योंकि वो ब्रोकर ट्रिप्स होते थे कि वो कर रहे हैं कि चलो जी इंडिया जा रहे हैं, तो 10-15 लोग आ जाते थे इकट्ठे. तो उसके बाद अलायंस ने कहा कि हमें AMC इंडिया में खोलनी है, बिकॉज उनकी स्ट्रैटेजी थी टू ओपन इमर्जिंग मार्केट. मैंने ऑब्वियसली इंडिया की स्टोरी तो अच्छी सुना दी होगी, बट ये थोड़ा मुझे पता था कि आप इंडिया में बिजनेस शुरू कर दोगे. बट वो उनकी स्ट्रैटेजी थी. तो उन्होंने अराउंड दैट टाइम, मे बी सम दे डिड आफ्टर इंडिया, उन्होंने पोलैंड, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, कोरिया, ताइवान, हांगकांग, इन सब में लोकल AMC खोली. अच्छा. और एक इंडिया में करी. तो फिर मैं उसके लिए इंडिया में आ गया. और एक और बंदा आया था, वो ऑप्स के लिए आया था और मैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए. और कोई हमारा लोकल पार्टनर नहीं और कोई हमें कुछ पता नहीं. और बॉम्बे में भी मैं नहीं रहा पहले जिंदगी में, मैंने खाली विजिट किया था 5-10 दिन. तो अब हम बॉम्बे पहुंच गए और 1 साल आई स्टेड इन होटल इन ट्राइड. अब तो उसका नाम ट्राइडेंट हो गया, उस वक्त ओबरॉयज था, नरीमन पॉइंट. 1 साल उसमें प्रेसिडेंट होटल में रहा. और उसके बाद आउट ऑफ द ब्लू हम नंबर 1 फंड मैनेजर बन गए इंडिया के. फंड मैनेज मतलब हाउस भी, और मेरा अमंग ऑल न्यू AMCs. इसमें सारे पार्टनर वाले भी हैं, जैसे HDFC विद स्टैंडर्ड लाइफ. तो ये तो फिर उसी के थे, इसलिए तो आप इंटरव्यू ले रहे हो मेरी. सर आप कहीं भी कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो आपका इंटरव्यू लेते हुए पहुंचता है, बिकॉज आपके अंदर का जो विजडम है ना, वो कहीं भी होता है. तो एक्सेलेंस. अब लोग मेरे पास आते हैं कि हम एनालिस्ट, यानी हम फंड मैनेजर कैसे बने. मैंने भाई आराम से फंड मैनेजर बने तो ऐसे पूछ लो जैसे पहले कहो कि मैं इक्विटी रिसर्च कैसे करें. सही बात है. या इक्विटी बिजनेस में कैसे जाएं. फॉर एग्जांपल अगर मेरे को गोल्डमैन में नौकरी मिलती जो नहीं मिली, तो वो होती आई डोंट इवन रिमेंबर, बट या तो सेल साइड इक्विटी की होती या वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप की होती. आप कुछ और करियर ले लेते. बिग पिक्चर में इट वुड हैव बीन फाइनेंस रिलेटेड, बिकॉज मैं वॉटन गया था. बट इतना प्रिसाइज प्लानिंग आजकल के लोग करते हैं, उस वक्त तो कोई नहीं करता था इतनी प्रिसाइज प्लानिंग. आजकल भी कोशिश ही करते हैं. एग्जैक्टली करेक्ट. सर ये आप जब म्यूचुअल फंड में बड़े हो रहे थे तो उस समय UTI का फियास्को भी हुआ था. मैं भी वो थोड़ा सा उससे पहले था, बट अराउंड दैट टाइम. अराउंड दैट टाइम. तो हाउ वाज योर माइंड शेयर कि ये इंडस्ट्री, क्योंकि उस समय उतनी अच्छी फेवरेबल जोन में नहीं थी, लोगों को लग रहा था ये क्या है. बाय द वे पहले जब हम इंडिया आए थे अलायंस से, तो अलायंस का जॉइंट वेंचर UTI के साथ था. तो उस कंपनी का नाम होती उत्तम, यूनिट ट्रस्ट अलायंस एसेट मैनेजमेंट. लवली. तो उसमें देन व्हाट हैपेंड कि UTI उस वक्त फाइट कर रहा था सेबी के साथ.
because UTI said मैं सेबी से रेगुलेट नहीं होऊंगा because I have been constituted under an act of parliament called the Unit Trust of India Act of 1964. Right. तभी वो Unit 64 उनका. Right. So सेबी ने कहा if you are not willing to be regulated but नई AMC has to be regulated, तो उन्होंने रेगुलेट अप्रूवल ही नहीं दी. Around 9-10 months मैं UTI के ऑफिस में बैठा था as an alliance representative कि अब हमारा joint venture होएगा. अच्छा. तो उसके बाद we started on our own. अच्छा. So that way we were little bit close to UTI. हम उनके ऑफिस बैठ रहे थे, but I think ये उससे पहले हुआ कि पता नहीं एक आध साल प्लस माइनस हुआ है. 99-2000 का टाइम पे हुआ था. नहीं 99. ओ अच्छा वो बाद में हुआ या जब मिस्टर यशवंत सिन्हा एंड ऑल या बाय दैट टाइम हमने शुरू कर दिया था. तो हम तो 95 में हमने शुरू कर दिया था एंड हम नॉन यूटीआई एंड नॉन स्टेट बैंक मतलब न्यू स्टार्टअप्स में वी वर द बिगेस्ट. बट तो सो दैट वाज उस वक्त मैंने कोई ज़्यादा मतलब उसका मेरे को मेरी लाइफ को इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ. बट एक बात है, सो बिकॉज हम यूनिट 64 देखते थे तो हमने अपने पहले फंड का जो मैंने ही नाम रखा था अलायंस 94. अच्छा. लेकिन हमारी अप्रूवल डिले हो गई और वो फेब 95 में हुआ, इसलिए उसका फंड का नाम अलायंस 95 था जो अब बिरला सन लाइफ 95 है. वो पहले मेरा फंड था. अच्छा. एंड उसका ओरिजिनल प्लान था कि यूनिट 64 एंड अलायंस 94. अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग. सर मैं बीच बीच में थोड़ा टेंजेंट चेंज करता रहूँगा तो क्योंकि आपका इतना मार्केट का एक्सपीरियंस है और इतने आप यूएस मार्केट भी देखते हैं, इतने बुक्स पढ़ते हैं, तो क्या पिक्युलैरिटी है इंडियन मार्केट की, इंडियन कॉर्पोरेट्स की, जो आपको यूनिक दिखती है कि यार ये इंडिया में हो सकता है और ये माइंड में रखना चाहिए? तो कि पहले मैं क्या बोलता था कि इंडिया में जो लो पी स्टॉक्स हैं वो दूसरी कंट्री में वो बंदा बिहाइंड बार्स होगा. अच्छा. यहाँ पे खाली लो पी पे चल रहा है. तो हम कहते थे बहुत लो पी से दूर रहो. उसमें वो बेसिकली खाली इंडिया जहाँ पे वो लो पी में चल रहा है तो वी फील. बट इन द 90s में क्या हुआ कि 90s में मेरा टाइमिंग इसलिए परफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ ओपनिंग अप. लेकिन एक लाइन से सारे पैसे बने. वो लाइन थी कि पुरानी कंपनीज नहीं लेनी. अच्छा. बिकॉज व्हाट हैपेंड पहले 91 में सपोज इंडिया की जो प्रोटेक्शन टैरिफ मतलब कोई 100% एवरेज थी. तो ओवर टाइम गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको आसियान लेवल पे ले आएंगे, मतलब 15-20% हो जाएगी प्रोटेक्शन आपकी. अगर आप अभी 100% प्रोटेक्शन में चल रहे हो और आपको 10 साल या 8 साल बाद 20% है ना, आप जितनी मेहनत कर लो आप खाली क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की, कॉस्ट कटिंग की, ये किया, वो कहेंगे थैंक यू अब 100% प्रोटेक्शन हैज बिकम 80%. तो फिर आप लग जाओ लाइन में. तो उसमें नए सेक्टर्स आ रहे थे. बैंकिंग वाज ओपन देन, आईटी केम देन, एंड सम ऑफ दिस कंज्यूमर गाइज वर ऑलवेज देयर. पुराने वाले लीवर शीवर ये वो. तो हमने कहा कि अब पुरानी कंपनियां नहीं खरीदेंगे ज्यादा, क्योंकि न्यू गाइज आर कमिंग. और न्यू भी हम इट्स नॉट लाइक प्राइवेट इक्विटी, बिकॉज लिस्टिंग होने के लिए वो 4-5 साल उसकी लाइफ के हो चुके होते हैं. 3-4 साल उसने पहले कुछ किया होता है फिर वो पब्लिक जा सकता है ना. तो वी सेड कि compete विद गवर्नमेंट. उसमें सबसे पहले लिया मैंने HDFC बैंक कि ये गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ये प्राइवेट बैंक है. गवर्नमेंट बैंक्स में यूनियन है, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें लिंक्ड ब्रांचेस नहीं है, उसमें कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है, उनके ऑफिस गंदे लगते हैं. ये प्राइवेट वाले आए, इनको ईसॉप मिले हुए हैं, ये यंग लोग हायर करते हैं इनका व्हाटएवर. सो ये हमने कहा कि तुम्हारा 100% मार्केट शेयर है सारे PSUs का, हमारे सारे प्राइवेट बैंक्स का सपोज 1 साल बाद लो तो 2% या 3% शेयर है. आप 100 के 98 के 97 हो गए, हमारी 33% ग्रोथ हो जाएगी. और वही वो स्टोरी चली. उसके बाद हमने कहा सारी ढूंढो. फिर मैंने कहा कि जी वर्सेस दूरदर्शन. सो दूरदर्शन के 2 चैनल थे. तो जी वालों ने प्रेजेंट किया कि ये जो 2 चैनल हैं DD1 एंड DD2, इसमें इतने घंटे न्यूज़ आती है, इतने घंटे एग्रीकल्चर की बात होती है, इतने घंटे और चित्रहार इतने घंटे आता है और मूवी इतने घंटे आती है. और हमारा प्रोग्राम क्या है 100% आइदर म्यूजिक और मूवीज. हमने कोई देखेगा ही नहीं दूसरा चैनल. हमें कोई मतलब नहीं कि एड ग्रोथ क्या है, हमने कहा कोई दूसरा चैनल देखेगा नहीं. दैट वाज इनफ. दैट स्टॉक व्हाइल आई वाज ओनिंग इट वेंट अप 100 टाइम्स इन 2 years. बाय द वे अलायंस इक्विटी फंड की NAV कैलेंडर ईयर 99 में वेंट अप 280% इन 1 year. माय गॉड. 10 to 38. तो क्या दिन थे भाई गॉड. बट एनीवे फिर हमने कहा इसको नेक्स्ट हमने किया भारती में कि BSNL वर्सेस भारती.
फिर हमने कहा अब इंश्योरेंस में करो, इंश्योरेंस में कोई डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं थी। हमने कहा कौन सी कंपनी में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस का सम ऑफ पार्ट में, वो निकला इंडियन रेवन में, वो चला नहीं जाता पर हमने वो भी ले लिया कि इसमें इंश्योरेंस का कंपोनेंट सब 25% और बाकी लिस्टेड नहीं है। ऐसे ऐसे करके नई नई चीजें मिली, HDFC बैंक, फिर ये हीरो होंडा, फिर गुजरात अंबुजा उस वक्त। तो ये सब चीजें तो किस्मत थी, उसी वक्त ओपन हो रहा था। तो इसका मतलब हर तेजी के अंदर में नया कुछ नहीं, हर तेजी में नहीं होता ये क्योंकि अब हम ढूंढते हैं डेस्परेट। अब मुझे लगता है मार्केट गलत, अब मार्केट डेस्परेट है कि क्योंकि 90s में ऐसे मिले हैं, क्योंकि उसको तो सेक्टर थे ही नहीं ना लिस्टेड में, या थे ही नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट का रूल था कि ये सेक्टर्स प्राइवेट है, मतलब प्राइवेटली कैन बी रन, एंड ये स्टेट के हैं। स्टेट के कौन से? टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये वो बैंकिंग। और प्राइवेट वालों कहते हैं आपने स्टील सीमेंट, टाटा स्टील, टाटा मोटर ये वो बनाना है, उसमें प्राइवेट, बजाज ऑटो था जैसे, उसमें गवर्नमेंट केयर नहीं था। तो वी वर लाइक डूइंग बोथ, वी मीन द कंट्री। अब वो जो ऑब्वियस सेक्टर्स हैं वो अब हो चुके हैं। अब लोग कहते हैं नए सेक्टर में, अब नए सेक्टर इतने कहाँ से लाओ? फिर लोग ये कहेंगे कभी डिफेंस है, टेक्निकली वो भी न्यू सेक्टर है, तो उसमें यू नीड सम गवर्नमेंट एंगल। बट मुझे लगता है कि हर गेम में ना गवर्नमेंट का अगर एंगल समझ आ जाए उसकी बड़ी वैल्यू है। मैंने आपका एक लेटेस्ट इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, मे भी आप उसको यहाँ पर थोड़ा टच कर सकते हैं कि सेम स्टोरी होती है, उस स्टोरी को बोलने के बाद वापस से उस स्टोरी के अराउंड में एक और बात होती है। जैसे कंपनी को ऑर्डर मिला, तो वो तो बुल रन में होता है। सो बुल रन में 99 में भी ऐसे होता था। वो कहता है कि हमें ना HP से ऑर्डर मिल गया, टेक वाले कहते थे, वो हार्डवेयर की कंपनी, तो उनको 5% से वो स्टॉक बढ़ गया। अब 3 महीने बाद वो बोले कि मैंने HP को ऑर्डर शिप कर दिया, किसी को याद नहीं रहता, मतलब फिर पहले बता चुका है तू बार वो फिर स्टॉक बढ़ जाएगा। ये बुल रन की स्टोरीज हैं, अभी भी ऐसी होता है आजकल। ये रेलवे को ऑर्डर में मिल गया। अच्छा, एक और मैं बोलता हूँ, सपोज एक कंपनी आपको बोले, जैसे इन्फोसिस बोले, कोई भी IT कंपनी बोले कि मेरी ना 15% अर्निंग ग्रोथ होगी, तो आप उससे थोड़ा लड़ते हो कि नहीं 13 क्यों नहीं है, आपको तो 15 गाइड किया तो 15 होगी। अब उसके बाद वो थोड़े दिनों बाद बोलेगा मुझे एक ऑर्डर मिल गया, तो वो 15% ग्रोथ होती कैसे ऑर्डर मिलने से, अगर ऑर्डर नहीं मिलता। सेम थिंग विद इंडिया GDP। हम कहेंगे इंडिया की GDP ग्रोथ 7% हो जाएगी, लोग किसी ने क्वेश्चन किया नहीं, कैसे अज्यूम्ड है। अब को जी हमारे इन्वेस्टर आ गए, अब हमारे को FDI आ गया, अरे अगर ये नहीं आ गया तो वो 7% नहीं होगा। तो 7% implies some base level of FDI, of private equity, of FII, of infrastructure, तब वो 7% होना है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब आप बोलेंगे कि हमारा FII आ गया, इस महीने 3 आ गया 2 के बदले, तो वो 7% को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 7 तो हमने पहले अज्यूम कर लिया था कि we accepted. So that is the issue where it is never clear. But तो सर ये जो हो रहा है, ये is it because of excess narratives now around, या पहले भी 2000 में भी ऐसी नैरेटिव होता है? तो कुछ अच्छा, चलिए मैं रीफेस करता हूँ इस क्वेश्चन को। हर बुल मार्केट अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर लेके आता है, तो आपको लगता है कुछ डिफरेंट था इस बार, या आपको लग रहा है मोरलेस ऐसे ही होता है हर बार? तो कुछ मेरे लिए तो सरप्राइज। वैसे तो हर बार ऐसे ही होता है। अच्छा। लेकिन जैसे 99-2000 में हो गया IT रिलेटेड, 2007-8 में हो गया, या 6-7 में हो गया इंफ्रा रिलेटेड। अब आप कह सकते हो पता नहीं कौन सा, बट स्मॉल कैप रिलेटेड। बट the excess actually this time पुरानों से कम है, बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे 99 में मेरे फंड की NAV went up 280%, क्योंकि उसमें Z went up 15 times in the calendar year and Infosys went up I think 4-5 times, and इस तरह बाकी टेक भी। So the whole NAV going up this way। 2007 एंड में अगर आप पिछले 3-4 साल, जैसे अभी आप बताओगे अभी लास्ट 5 years का इंडेक्स रिटर्न क्या है, लेट अस से 500, it will be 17-15-16% per annum। तो 2007 एंड से पिछले 4 साल का क्या रिटर्न होगा इंडेक्स का? 40% per annum। 40% per annum। Oh my God! Because I remember 2007 में it was up I think 81%, 2006 में it was up some 45%, 2007 it was up 40-45%, क्योंकि हमारी अपनी NAV हमें याद है। So our NAV went from 1 to 300 in 2.5 years, मतलब ट्रिपल। तो ये एक्चुअली बुल रन उतना नहीं है। व्हाई? बिकॉज वो पुराने वाले स्टॉक्स नहीं चले ना, बैंक्स नहीं चले, HDFC बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस टाइप। सेकंड क्या नहीं चला? IT नहीं चला, अभी छोटा चला है बट एक्चुअली नहीं चला। वो पुराने वाले कंज्यूमर कंपनीज चली, एशियन पेंट और पेज और ये सब नहीं चली। सो
जो 60-70% ऑफ द मार्केट है वो ज्यादा नहीं चला, ऑब्सीन नहीं चला, इसलिए चला क्या है स्मॉल कैप एंड मिड कैप। वो ऑप्शन चल गए। वो एक्चुअली आज एक रिपोर्ट आई है विच आई एम नॉट फुली रेड, विच इज द कोटक रिपोर्ट। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे को दिनशो हमारे बंदे ने बताया, बट मैंने अपनी पढ़ी को आज ही आई है, रोमिंग अराउंड हियर, बट उसमें वो कह रहे हैं कि वो मिड कैप भी 30-35 स्टॉक से आपका इंडेक्स चेंज हुआ है। That I'll see, but you can also see. But broadly, it means वो भी ज्यादा नहीं चला है। अच्छा। It's not that every mid cap stock is up 3 times 4 times. And जो चले हैं वो हम कहते हैं एक्सेस हो गया, क्योंकि हमने उस वक्त भी देखा जी मैंने थोड़ा टॉप पे बेचा, बट बिकॉज इट वाज माय टॉप होल्डिंग मेरे को हर वक्त बेचना पड़ता था, बिकॉज सेबी रूल है दैट यू कैन नॉट हैव मोर देन 10% इन अ म्यूचुअल फंड। इट वाज 10% ऑफ माय फंड बिफोर द 100 this thing, that's why went up to 80 ना। So every day it used to be limit up मोटा माटी, limit up used to be 8%। अच्छा। तो every day I had to sell some 2%, 1%, आधा %, but end का जो बिका नहीं, it would have been sold 35% down। Wow। अब आप जो आदमी 2000 एंड में, सॉरी 99 एंड में आया, उसको मैं क्या बोलूं कि जीज अब 100 टाइम्स, बिकॉज उसने 2 महीने में मे बी सॉ अनदर 20% एंड देन इट फेल 30-40%। सो वो एक्सेस का अब वही लेसन है कि थोड़ा सा नेक्स्ट बंदे के लिए छोड़ दिया जाए उन स्टॉक्स में, नॉट मार्केट में। अब जैसे आईपीओ है, आईपीओ चलो यू कैन मेक मनी बाय बाइंग द आईपीओ बिकॉज आईपीओज गो अप, इट इज जस्ट द नेचर ऑफ द वे इट वर्क्स, बट फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग नहीं खरीदना चाहिए। वो पहले 50-60-70% बढ़ गया ऑन अ वेरी हाई स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद उस दिन कौन खरीदे? तो अगर आप अपने मन में जस्टिफाई करो उस दिन तो कोई लॉजिक नहीं है किसी को खरीदने का, तो आप आईपीओ भी नहीं खरीदोगे, क्योंकि फर्स्ट डे कौन खरीदेगा? बट वो भी चल रहा है कि चलो भाई आईपीओ में दे दो, पर फर्स्ट डे हमारे आसपास मत आना कि हम तो समझदार लोग फर्स्ट डे अवॉइड करते हैं। फर्स्ट डे का मतलब है कि आफ्टर अ पॉप, ओके, नॉट फर्स्ट डे दैट वे। व्हाट आई मीन इज पहले तो आईपीओ इटसेल्फ यू लो ये 40p में कैसे आ गया, उसके बाद उस स्टॉक को आप पहले दिन 30-40% बढ़ा दो। अगर नहीं बढ़ाओगे तो फिर देयर इज नो हाइप। मींस हाइप क्यों है? क्योंकि आईपीओ 100 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर 100 टाइम सब्सक्राइब हुआ है दैट मींस पहले दिन अगर पता नहीं कितने % नहीं खुलेगा तो इट मेक्स नो सेंस। लेकिन उस दिन जो खरीदता है वो मुझे ज्यादा बेवकूफ लगता है जी। लेकिन जो आईपीओ लेता है चलो ठीक है, वो तुम चलते रहो, आपको मिलना है नहीं, आपने 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होना है, तो आपको कौन से इवन बड़े फंड को भी क्या मिल जाएगा जी। तो आपको आप 50 मिलियन का भी ऑर्डर डाल दोगे तो आपको 1 मिलियन 2 मिलियन मिलेंगे न्यू अदर देन एंकर। तो वो चलो ठीक है, पट मारा है कि 2 मिलियन में आपके आधा मिलियन बन गया, ये बन गया, लेकिन उस दिन क्यों खरीदते हैं? दोज आर थिंग्स ओनली व्हिच वी कैन अवॉइड। सर ये आईपीओ इंडेक्स है बीएससी का एक, तो उसका मैं डेटा चेक कर रहा था, और वो इंडेक्स क्या करता है कि आईपीओ में आपको मिल गया मान लेता है, और एक साल तक आप होल्ड करते हैं। उस इंडेक्स का कंस्ट्रक्ट वैसा है सर, उसका रिटर्न जब से लॉन्च हुआ है तब से 13.5-14% CAGR है। वो तो करो कुछ अब मुझे नहीं समझ में आता कि लोग आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। लेकिन आप उसमें एक और आप करो, आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन से कैलकुलेट करो, दैट मींस इट वो तो और भी खराब है ऑब्वियसली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो इफ आप हमने अगर हमारा म्यूचुअल फंड देखा, हमने आई थिंक 1 साल होने वाला, अभी तो नहीं हुआ, 7-8 एक आईपीओ लिया है शायद। अच्छा आप लोगों को तो फिर भी आईपीओ एंकर मिल रहा है, थोड़ा मिल जाएगा। एक रिटेल को तो मिलता ही नहीं। हमें भी कहाँ मिलता है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े लोग हैं जो उनके 1-1 लाख करोड़ के फंड है, तो उनको मिलता है, लेकिन उनकी भी एनएवी चेंज नहीं होती, क्योंकि उनको जितना मिलता है वो 1 लाख करोड़ के हिसाब से कम होता है। हमें वैसे ही कम मिलता है कि हमारा एयूएम कम है इन द म्यूचुअल फंड, बट घूम फिर के किसी की लाइफ नहीं चेंज होती जी जी। बट इट्स अ गुड ओके कि चलो चले जा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आईपीओ फिर भी चलो वी कैन समहाउ एग्री कि आईपीओ अगर 2-4 और हमें मिल जाते हैं हम ले लेते हैं जी जी। बट फर्स्ट डे तो हमारे आसपास ना आना जी। सर अब मैं थोड़ा टेक्स्ट बुक में जाता हूँ कि आपका प्रोसेस को अगर आप पेन डाउन कर दे कि आप लोग क्या फॉलो करते हैं, कुछ आपने अपना भी एक्रोनिम बना रखा है क्या कि हम लोग ये फॉलो? हमने बनाया हुआ है, बताइए ना। एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग, बट आई हैव टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री, क्योंकि बाकी लोगों ने ऐसे वो बनाने के लिए करते हैं ये भाई फायर तो नहीं है किसी का, बट जो भी होते हैं। सो मेरा क्या हुआ कि मैं 93 में इंडिया आ गया और मैं इनके ऑफिस में बैठा था, यूटीआई वालों के। अप्रूवल तो आ नहीं रही थी, तो उससे पहले तो मैंने एक दिन के लिए भी इंडिया की रिसर्च नहीं करी थी। मैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान करता था, और इंडिया तो खुला ही नहीं था, तो कौन रिसर्च करे, और फंड मैनेजर तो बिल्कुल नहीं था, एंड आई वाज टू बी द फंड मैनेजर जी। तो फिर उस वक्त मैं लोगों से मिलता था, ब्रोकर से भी और कंपनी से जो भी मिलते थे वो सब करता रहता था बैठ के, अकेला था। सो देन मेरे को ख्याल आया कि यार मेरा काम खाली एक है कि ब्लडी इस इंडेक्स को बीट करना है।
और हमारा इंडेक्स होता था BSE 200 इंडेक्स, अब 500 हो गया। सो मैं 200 इंडेक्स में सपोज थेरेटिकली मैं एक बड़ी गंदी कंपनी है कोई सी भी, उसको नहीं लूँ और 199 कंपनीज ले लूँ, तो विल आई बीट द इंडेक्स? क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल ही सबको पता है फकिंग चोर है, गधा है, जो भी है, इसको नहीं लेना, बाकी ठीक है, तो विल आई बीट? उसको और आप थोड़ा एडवांस उसका वर्जन ले ले कि मैं जो 100 पी कंपनी, मैं सारी कंपनियों को रैंक करूंगा सपोज 200 को, ठीक है, ऑन वैल्यूएशन, और जो खाली लास्ट 5 है ना वो नहीं लूंगा, कम पी वाली, महंगी वाली अपनी लेंगे, 5 सपोज ओनली कि बड़े ओवर वैल्यूड है। अच्छा ठीक है, ओके, और मैं 2-3 वो नहीं लूंगा जो क्लियरली ओवर लेवरेज्ड हैं, जिनका ज़्यादा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट पॉलिसी से पता लग रहा है कि कौन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड था और कंपटीशन आ गया। या आप कहो कि मैं एक वो नहीं कंपनी लूंगा जो अभी उस पर केस चल रहे हैं, अभी कल ही तो CBI रेड हुई है उसके ऊपर, वो नहीं लूंगा, कोई भी ज़्यादा नहीं कर रहा। और चौथा मैं कहूँ, मैं वो नहीं लूंगा जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी में अभी उन्होंने कुछ ओपन किया है जिसमें नए बंदे आ गए हैं तो इसको डिफेंड करना पड़ेगा। तो मैं 3 कंपनियां गवर्नमेंट पॉलिसी में नहीं लेता, बट कोई भी चीज़ है नहीं कि 100 गवर्नमेंट पॉलिसी में नहीं लूंगा। तो आई मेक 5-6 फैक्टर्स एंड मैं 3-4 कंपनियां उस फैक्टर से रिजेक्ट कर दूं, तो मैंने ओवर रिस्क नहीं लिया कि भाई एक फैक्टर गलत ना हो जाए। अब मैं 175 कंपनी ले लूं, विल आई बीट द इंडेक्स? और मुझे लगा कि आई विल ऑलवेज बीट द इंडेक्स, तो मेरे को खाली इंडेक्स बीट करना था, ये नहीं पता था मैं इतना बीट करूंगा। सो मैं जब कितना बीट करूं बता दूं कि अगर उस दिन से आज तक मेरी NAV ली जाए, लेकिन परफॉर्मेंस फी भी हम लेते हैं ना वहाँ पे ऑफशोर, वो हटा दो, क्योंकि हम 2% मैनेजमेंट फी यहाँ के लोग देते हैं। So the market is up 40 times since I started. And my NAV is up 500 and some 35 times. But only by excluding those stocks. नहीं, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। So हमने कहा कि हम स्टॉक्स हटा देते हैं। So मैं I went वो तो मैं ओरिजिनल थॉट बता रहा हूँ कैसे शुरू हुआ। अच्छा ठीक है। So फिर मैं गया अलायंस में, I used to go to New York वहाँ से। मैंने कहा कि जब फंड शुरू करेंगे तो ऐसे फंड करते हैं कि 200 स्टॉक्स हैं, मैं अलग अलग फैक्टर से 50 स्टॉक निकाल दूंगा। ठीक है, 4 उसके। अब गंदे फैक्टर सोच लो कि क्या क्या होते हैं गंदे फैक्टर, कि लेवरेज नहीं होनी चाहिए, कि गवर्नमेंट पॉलिसी वो नहीं होनी चाहिए, या इंडस्ट्री ये नहीं होनी चाहिए, कंपेरेटिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर बड़ा लड़ाई करते रहते हैं, या बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, या आपको नेक्स्ट 1-2 साल के रिजल्ट बड़े गंदे लगते हैं तो आपको अभी जरूरत नहीं है। ऐसे करके कोई भी ज्यादा नहीं करो क्योंकि क्या पता, बट जो बाकी आप ले भी लोगे उसी सेक्टर में, बट जो बड़ा ब्लेटेंट होगा उसको हटाएंगे। तो दे सेड ये इसलिए नहीं चलेगा बिकॉज मार्केट को पॉजिटिव कहानी चाहिए। मार्केट को आप कहो मैं ना खाली गंदी कंपनियां निकाल दूंगा, बाकी मुझे नहीं पता, इसको स्पिन करो। और मार्केट नीड मैं ना हाई ROC लूंगा, मैं और तो किसी को पता नहीं किसका हाई ROC हो रहा है, तो हमने कहा कि इसका थोड़ा स्पिन कर दिया जाए। ओके, सो हमने कहा कि हम 200 से 100 के करीब या जो भी हम नेगेटिव चीजें हटा के करेंगे, उसके बाद हम अच्छी कंपनियां ढूंढेंगे। ओके, दैट इज द स्टोरी चेंज। कि अगर मेरे हिसाब से खाली अगर आप बोलो कि मैं गंदी चीज नहीं लूंगा, अच्छी के ध्यान मत दो, इट्स द सेम थिंग, बट इट डजंट वर्क इन द रियल वर्ल्ड बिकॉज द इन्वेस्टर सेज आपने जो खरीदा उसमें मेहनत क्यों नहीं करी। समझ आई? बट एक्चुअली आई कैन प्रूव टू यू फॉर एनीबडी कि किसी को नहीं पता कि अच्छा कितना अच्छा होगा। आप खाली गंदे को आउट कर दो एंड देन प्रे कि अच्छे वाले बहुत अच्छे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने इस बेसिस पे बजाज फाइनेंस लिया 2011 में। अब 2011 में किस बेसिस पे मिस्टर संजीव बजाज या राजीव जैन सोचे कि उनकी कंपनी एक दिन 40-50 बिलियन की हो जाएगी? तुम कैसे सोचोगे? मैं तो सोच ही नहीं सकता। व्हाट इज योर बैकग्राउंड टू क्लेम? सही बात है, किसी को नहीं पता होता। बट गंदा कुछ नहीं था, उसकी वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है, उसकी मतलब सेक्टर ठीक है या खराब नहीं है, उल्टा कह रहे हैं, मैनेजमेंट खराब नहीं है, 6 पी था। ओह माय गॉड, इट वेंट अप फॉर मी 43 टाइम्स। अगर मैं नहीं बेचता तो 100 टाइम्स हो जाता है, डबल हो गया उसके बाद भी। बट एनीवे, सो व्हाट आई मीन, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। सो पॉइंट इज अच्छे का कितना अच्छा हो जाएगा ये नहीं पता लगता, लेकिन गंदा क्या है, अगर आपको पता है ये कुछ चीज खराब है, उसको आप निकाल दो, इफेक्टिवली यू आर लेफ्ट विद द नॉट बैड। बट सर उसमें तो मार्केट को नॉट बैड नहीं पसंद आता, मार्केट को अलग से हमें बताना पड़ता है, नहीं हम गुड ले रहे हैं तो हम कहते हैं ठीक है जी हम 100 में से 40 अच्छी ढूंढेंगे। अच्छा समझ। पर उसके लिए तो सर यूनिवर्स हमको फेस करना होगा। अभी आप हमारा 500 है,
ओ अब क्योंकि अब तो इंडिया फोकस हो गया, उस वक्त कंपनियां भी कम थी तो अब अच्छा, एनालिस्ट भी ज्यादा है। उस वक्त हमारे टोटल, इवन मैं एशिया का हेड था, हाँ तो हम 5 एनालिस्ट थे और पूरा एशिया करते थे, इंक्लूडिंग दिनशो रानी वाज एशियन एनालिस्ट। अच्छा तो हमारे सारे एनालिस्ट, जो 2 सिंगापुर, 2 इंडिया और 1 हांगकांग में था, 5 एनालिस्ट इंडिया भी करते थे और इंडिया वाले भी बाहर वाला करते थे, अच्छा बट सेक्टर से थे। तो कंज्यूमर ये करता था दिनशो, कंज्यूमर एंड फार्मा, नॉट फॉर इंडिया, फॉर एशियन एशिया, इमर्जिंग मार्केट्स, क्योंकि मैं एशियन इमर्जिंग मार्केट हेड बन गया। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, पहले आप गंदी चीज को हटाओगे। अब फर्क क्या है हमारे में और बाकी भी, थोड़ा कहते हैं कि हम गंदी मैनेजमेंट लेते हैं हाँ। या हम हाई वैल्यूएशन, ये तो कोई नहीं कहता, लेकिन फर्क ये है कि वो कहते हैं कि हाई वैल्यूएशन है बिकॉज हमें लगता है हाई वैल्यूएशन, उसको भी पता है कि हाई वैल्यूएशन है, ये तो ना खाली मुझे पता है, बट वो कहेगा लेकिन मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। या हम कहेंगे ये मैनेजमेंट चोर है, उसको भी पता है चोर है, कहेगा लेकिन बड़ा डिस्काउंटेड है ये बड़ा सस्ता है। हमें ये समझ आ गई है कि आपको ये ट्रेड ऑफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि सो मेनी कंपनीज डू वेल। क्या मैं आपको बता दूं कितनी कंपनीज डू वेल। तो अगर हमारा काम है इंडेक्स को बीट करना, तो इंडेक्स में 500 कंपनियां, NSE 500, करेक्ट। तो इंडेक्स क्या चीज है, उन 500 कंपनीज का एवरेज रिटर्न है, बरोबर। चाहे वो मार्केट कैप वेटेड है, कभी बड़ी कंपनी अच्छा कर रही है, कभी छोटी, बट मोटा माटी 500 कंपनियों का एवरेज इज द इंडेक्स। बरोबर। तो वो हो ही नहीं सकता कि अगर इंडेक्स का रिटर्न 12% है, सपोज कि 400 कंपनियों ने इंडेक्स से कम किया और 100 ने ज्यादा किया, फिर वो एवरेज बनेगा ही नहीं। एवरेज में मोटा माटी, जो आप मेरे प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, ट्विटर वगैरह पे लगी हुई है, मोटा माटी हाफ द कंपनी विल डू बेटर देन इंडेक्स एंड हाफ विल डू वर्स देन इंडेक्स, तभी वो इंडेक्स रिटर्न बनेगा। सही बात है। तो अगर हाफ डू बेटर, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, किसी को नहीं पता हु विल डू बेटर, बट वर्स मैं बता सकता हूँ। या तो उसकी हिस्ट्री खराब है, या उसकी बड़ी हाई वैल्यूएशन है, या बड़ी उसकी गवर्नेंस खराब है, या उसका सेक्टर में डिसरप्शन हो रही है, या उसके शॉर्टर टर्म रिजल्ट्स ठीक नहीं है 1-2 साल के, जब बाद में अच्छा हो। अब इसमें क्या होता है, तो हम कहते हैं एक भी फैक्टर अगर नहीं, हम नहीं ले रहे। अब इसमें क्या होता है, कोई आदमी बोलेगा यार आपने तो बोला था ये गंदा है बिकॉज मैनेजमेंट, लेकिन वो स्टॉक तो चल गया। तो मेरा क्या ले गया, मुझे ज्यादा टेंशन ये है कि जो मैंने लिया वो गिर ना जाए या अंडर परफॉर्म ना करे। जो नहीं मैंने लिया और वो आउट परफॉर्म कर ले, वो भी होता है, बट याद रखना 250 स्टॉक ने आउट परफॉर्म करना है। तो भैया चलो एक ये हमारा मिस हो गया, तो चलो 249 में से कोशिश करते हैं। मींस यू विल नॉट गेट ऑल ऑफ देम, राइट, बट द एरर कम करनी है। एरर कम करने से बाय डेफिनेशन हो जाता है, लेकिन अगेन हमें कहना होता है कि हमने उसमें से अच्छे ढूंढे हैं, तो हम कहते हैं अच्छा जी हम 100 में ना पॉजिटिवली ढूंढते हैं जी। पहले हम नेगेटिवली हटाते हैं। सो नेगेटिव हटाने में 500 स्टॉक में से हम 200 स्टॉक तो इस 6 फैक्टर्स में निकाल देते हैं कि इसकी थीम ही नहीं पसंद, इसकी इंडस्ट्री नहीं पसंद, कोई डिसरप्ट हो रही है या कुछ हो रहा है, या इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है, वो हर वक्त फर्टिलाइजर वगैरह हम नहीं करते कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी ये वाले में हम कहाँ समझते रहे कि पॉलिटिक्स क्या है और स्टेट्स में क्या है। तो ऐसे ऐसे हमने हर एंगल, या बहुत महंगा स्टॉक नहीं लेंगे, या जिसकी हमारे हिसाब से मैनेजमेंट ने हमारे को या किसी और साथ गलत फलत किया, 10-20 कंपनियां उस बेसिस पे नहीं लेंगे। अब आपकी रह जाती है 200 कंपनियां। अब उसमें कोई हिस्ट्री गलत नहीं है, कोई थीम गलत नहीं है, कोई मैनेजमेंट गलत नहीं है, ठीक कंपनी है, लेकिन वो बड़ी महंगी है। लाइक दे आर ट्रेडिंग एट 70 PE, ये कंज्यूमर वाली होती है मोस्टली, कुछ कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ मिलता है। उनको हम कहते हैं कि कंपनी ठीक है लेकिन उसकी वैल्यूएशन नहीं ठीक, तो वो मोटा माटी आधी कंपनियां निकल जाती हैं। नथिंग रॉन्ग विद द कंपनी, दे बिकम टू एक्सपेंसिव। उसका भी क्या है, सिंपल है, आप भी देख सकते हो, स्क्रीनर पे जाओ कि लास्ट 4 साल की अर्निंग ग्रोथ है 15%, लेकिन उसकी स्टॉक प्राइस 40% हमें नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप इन लाइन विद अर्निंग चलो, या फिर हम नई डिस्कवरी कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि अर्निंग तो ज्यादा बढ़ी है और प्राइस नहीं बढ़ी, या न्यू कंपनी है। बट आई थिंक रेगुलर कंपनी अगर हर साल आपकी अर्निंग ग्रोथ है 15% और आपकी स्टॉक प्राइस ग्रोथ है 40%, हमें नहीं चाहिए। तो सर आप हमेशा से ग्रोथ इन्वेस्टर है, जितना मैं आपको रीड करता हूँ पहले से। तो आप यू वर ऑलवेज कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन कंपनी विच आर एक्सपेंसिव।
No, expensive but not super expensive. No, never. For example, in 25 years, at various points, I have had Asian Paints and Page and Bajaj Finance. But सब तो expensive ही थे. But I'm saying I've not had them for 2-3 years Oh, because वो हल्के अच्छा. we remove the ones where we think कि the underlying the earnings growth और stock price में बहुत ज़्यादा difference हो गया. अगर आप अर्निंग्स के साथ चल रहे हो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए हमारा कभी एचडीएफसी बैंक वगैरह नहीं बिका और बड़े सालों तक कोटक नहीं बिका, क्योंकि वो 20% अर्निंग ग्रोथ करता था, 20% स्टॉक चलता था, सबसे आसान काम है जी जी. लेकिन अगर आपकी अर्निंग ग्रोथ है 8-10% और आप 25-30% ग्रो करो, पहले तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग कैसी हुई? तो आप जो कह रहे हो आई एग्री, पर वो ग्रोथ ही नहीं है ना. फिर अगर 10% है फिर क्या ग्रोथ है? क्योंकि इंडिया की ग्रोथ 11% है जीडीपी की रुपी टर्म्स में. सो ये सब करके हम वो 200 को 100 कर देते हैं. फिर हमें भी नहीं पता, हम कहते हैं खाली हमें बैलेंस करना है कि भाई एक सेक्टर ज्यादा ना हो जाए, एक मार्केट कैप एक साइज की ज्यादा ना हो जाए कि हमने सारी छोटी ले ली इन अ नॉर्मल फंड. तो उसमें फिर हम 40 के करीब लेते हैं ऑफ टू काइंड. एक है वेल नोन कंपनीज पर जिसमें आपको रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, जिसको हम कहते हैं हाई कॉन्फिडेंस रीजनेबल रिटर्न. ओके, कॉन्फिडेंस ज्यादा है, रिटर्न कम होगा क्योंकि कॉन्फिडेंस आया क्योंकि पहले आपने 10-20 साल बड़े अच्छे काम किए हैं, जैसे हमारे बैंक्स और आईटी वगैरह. तो उसमें कितना रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? मार्केट से 2-3% ऊपर. मतलब कि आप 17% अर्निंग ग्रोथ है, आपकी री रेटिंग ना होनी है ना हमें लगता होगी, बट डी रेटिंग नहीं होनी चाहिए. राइट. जो बाकी है उसमें डी रेटिंग का हमें डर था, जैसे बजाज फाइनेंस में था, एक्चुअली डी रेटिंग हुई है और फिर भी स्टॉक चल गया क्योंकि इतना, बट नॉट इन लाइन विद अर्निंग्स. हमने बहुत सो उसमें डी रेटिंग का रिस्क कम होना चाहिए. ठीक है, वो अर्निंग्स ग्रोथ हमें दे देना, थैंक यू. सेकंड ग्रुप है जिसमें हमें लगता है कि हम न्यू हैं. सर वो 40 में कितने स्टॉक्स होंगे? सॉरी मैं बीच में. पहले वाले 40 में नहीं, पहले 50 गिनो आप बिग पिक्चर में. ठीक है, 50 सेकंड 50 गिनो. अच्छा ठीक है, क्योंकि हाफ हाफ. सेकंड वाले में होंगे 25 स्टॉक और पहले वाले होंगे 10-12 स्टॉक. अच्छा. उसमें 6-7% है, 8% भी है. सेकंड वाले में होंगे 2-2.5%. बट इन 25 नेम्स विच वी कॉल, पहले वाला था हाई कॉन्फिडेंस रीजनेबल रिटर्न, ये वाला है रीजनेबल कॉन्फिडेंस हाई रिटर्न. अच्छा, इसमें कॉन्फिडेंस 100% नहीं हो सकता बिकॉज कोई लॉस मेकिंग है, किसी में मैनेजमेंट फायर हो गई है, किसी में कोविड हो गया है. जैसे अगर आप इंडियन होटल वगैरह कोविड के बाद लें, अब आप कैसे कह सकते हो सब बहुत बढ़िया है? एक चीज बढ़िया नहीं है, होटल बंद पड़ा है और कोविड का सोल्यूशन नहीं है. सही बात. और किसी को नहीं पता कि वैक्सीन बनेगी और ये तो पक्का नहीं पता कि इंडियंस को मिलेगी. फिर आप कहते हैं तो ठीक, क्योंकि 50% गिर गया, अब कितना लोगे? 2%. आप लिए थे? हाँ. हमने जैसे ये अपना इंडसइंड बैंक फेल 70%. हमने कहा यार बैंक तो बेचारा ठीक है, एक आध उसकी वो रिलायंस वगैरह, वो जो रिलायंस इन्फो में है जिसमें अनिल अंबानी वाली कंपनी में एक्सपोजर था, हमने कहा चलो अब ठीक है. अब कितना लोगे? 2%. जोमेटो हमने कितना लिया था पहले? 2%. वो 2% वाले काम है कि आप 20-25 कंपनियां ले रहे हो, इसमें आपको वो माइनस वाले कम मिले वेयर दे फॉल अ लॉट, एंड प्लस वाले में उनकी श्रद्धा के ऊपर है कि वो क्या सही है, क्या डिलीवर करते हैं. सर एज अ पर्सनालिटी हर 5 साल में डू यू सी चेंज इन योरसेल्फ? मार्केट इवॉल्व होता है तो आप भी इवॉल्व हो रहे हैं ना? यू आर हैप्पी द वे यू आर एंड यू आर फॉलोइंग योर ओल्ड स्कूल डिसिप्लिन्स? नो नहीं, वी हैव चेंज. फॉर एग्जांपल 2008 से पहले मैं ना बुल्स कलेक्ट करता था. अच्छा. तो मेरे पास बहुत सारे बुल्स हैं और पेंटिंग्स ऑफ बुल्स. अच्छा. एंड कोई भी कुछ आ जाए, मेरा एक कवर स्टोरी भी आई थी एक मैगजीन में, इंडिया बुल. हाँ, आपके आसपास बुल बहुत रहते थे. हाँ, ऑफिस में बहुत बुल है वहाँ पे, और पेंटिंग्स भी हैं. मैंने कई वो भी करी है, बनवाई हैं आर्टिस्ट से. तो उस वक्त कोई भी चीज़ अगर 2008 में CNBC और किसी को इंटरव्यू करनी है कि इंडिया क्यों गिर रहा है, मैं कहता तो कैसे गिर रहा है? इंडिया तो सबसे बड़ा हीरो है वर्ल्ड का. इंडिया का तो कोई सब प्राइम से इशू नहीं है, इंडिया को कोई वो नहीं है, वो डिफॉल्ट नहीं हुए हैं, हमें कैपिटल नहीं रेज करना, और वर्ल्ड का हमसे क्या मतलब, हमें क्या मतलब है. और वो NAV, I mean market fell some 50%, we also fell plus minus that. उसमें HDFC बैंक, उसकी उस साल भी आई थिंक 30% अर्निंग ग्रोथ हुई थी. और ये सारे एनालिस्ट कहते थे हम अभी कल मिलके हैं, वो कह रहे हैं हमारी तो 30% ग्रोथ सकता है, हम क्यों डरे? फिर स्टॉक फेल 50%. अब पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बेयर भी कलेक्ट करने शुरू कर दिए. अच्छा. मेरे पास कोई 10 बेयर होंगे, 30 बुल्स, और मैंने पैसे दे के भी बेयर खरीदे, नॉट जस्ट कि गिफ्ट मिले.
अब मैं कहा आई एम अ हेज फंड मैनेजर, अब मैं ऐसे नहीं करूंगा अच्छा। कि मेरे को कोई मतलब नहीं है वर्ड से, हर चीज से मतलब है। हाँ बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट जब मार्केट्स वर्ल्ड की गिरती हैं, everything gets connected कि these are all financial assets, कि these are equity and all that. So in our long short fund हमने अपना नेट कम कर दिया, हमने नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े बढ़ा दिए। पहले हम भी 25 स्टॉक करते थे, हमने को 35 स्टॉक कर दिया। ओके कि यार ये बेचते वक्त साइमल्टेनियसली 4 स्टॉक बेच सकूं, ये नहीं कि एक स्टॉक इतना ज्यादा है। सो ये सब करने, ये सब तो अपने आप चेंज होता है, बिकॉज फुल डे एंड नाइट my only interest in life is market. ऐसे although I may do other things, but मजा मार्केट का ही है। तो वो बुक्स भी पढ़ते हैं और दिन रात उसी पे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, उसी पे सोच रहे होते हैं। आपका नेट लॉन्ग शायद अभी 55% आपने नहीं कर दिया, 55 किया था, अब 60 होगा। अब 60 कर लिया मैंने आईटी वाईटी ले लिया। मेरा एवरेज नेट इन द लॉन्ग शॉर्ट फंड फॉर 19 years is 63 राइट मंथली। हाँ आपने एक इंटरव्यू में कहा था अभी 63 के करीब। पर उसमें क्या होता है कि आप ना थोड़ा सा आप कोई एक आध या शॉर्ट कवर कर लो या एक आध लॉन्ग कर लो, 3-4, क्योंकि अब 2.5% का ट्रेड 1 मिनट में होना है। तो वो तो बड़ी फास्ट हो जाता है। बाय द वे ऑन द बजट डे ऑफ 2018 जिस दिन कैपिटल गेन्स टैक्स आया था, मैंने उसी बजट वाले दिन 25% नेट कम किया था। और मैंने और भी बड़ी बेशर्मियां की हैं। 1-2 स्टॉक जो मैंने 5-5 साल ओन किए थे, उसको मैंने बेचा और 4 घंटे बाद मैं कहा यार ये तो शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट भी कर दिया। Oh my God. After making some 20 times, 30 times or whatever time, maybe 5 times, but it was long for say 5 years. Yeah. And if sometimes once or twice same day, otherwise 2-3 दिन बाद कि यार ये अब लॉन्ग तो निकल गया तो वो टेंशन खत्म हो गई, बट ये एक्चुअली शॉर्ट होना चाहिए काइंड ऑफ। वो चलते हैं, कई बार नहीं चलते। बट उस दिन आप शायद सब बेच के फिर आप टीवी पे भी आए थे, गुस्सा बहुत किस दिन? जिस दिन कैपिटल गेन आया इस बार नहीं यही बात हो रही है, वो पुरानी बातें में, पुरानी मुझे याद है 2018 की, मुझे तो याद ही नहीं आता। बट वो तो बिल्कुल ही गलत था। उसमें गलत चलता ही रहा है, तो उसका क्या करें, वो याद है। एंड वो ठीक चला था क्योंकि उसके बाद मार्केट काफी गिरी थी जी। सर थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हम लोग उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, ट्रांजिशनरी जनरेशन है, तो हमारे बच्चे मोरले 10 साल से 15 साल वाले हैं मैक्सिमम। अब उनको हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी शेयर बाजार सिखा दें, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमेशा कहा था कि सट्टेबाजों का मैं तो सिखा नहीं पाया। आप सिखाओ, वेरी डिफिकल्ट, इट डिपेंड्स। बट ये बियॉन्ड अ पॉइंट अब ये समझ आ गई है कि क्योंकि अब आप सेट हो, तो अब उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। अच्छा, अब जैसे मैं सेट हूँ तो मैं नहीं कहता कि मार्केट करो, हमने पैसे बना लिए हैं, आपका काम हो गया। लेकिन पहले जब हम पढ़ रहे थे, तो आप अगर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने तो बड़ा पता नहीं क्या क्राइसिस हो गया लाइफ में। अब वो क्राइसिस फॉर सम पीपल इज लेस, सो अप टू अ पॉइंट देयर कॉल। बट बिकॉज आपको देख के अगर वो इंक्लाइंड है, फर्स्ट दे हैव टू अंडरस्टैंड बिजनेस। स्टॉक मार्केट नहीं पहले है, पहले जो 15 साल वाले तो मेरे से नहीं पूछते, जो 20-22 साल वाले पूछते हैं। मैं कहता हूँ पहले बिजनेस की बुक्स पढ़ो। भाई आपको बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए कि जोमेटो कैसे पैसे बनाता है या मैकडोनल्ड कैसे पैसे बनाता है, वो करता क्या है, पूरा तो नहीं समझ आएगी क्योंकि हमें भी पूरा क्या पता है, बट मोटा माटी आपको ये समझ, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इस चीज में टू अंडरस्टैंड। जिसमें पुराने जमाने में वॉलमार्ट, IBM, मैकडोनल्ड सबकी किताबें पढ़ी हुई हैं। अब कुछ याद भी है, कुछ नहीं याद, बट व्हाट आई मीन इज टू रीड अ बायोग्राफी ऑफ बिजनेस, नॉट अबाउट अ इंडिविजुअल। बायोग्राफी मीन जैसे ट्विटर पे आई, फिर फेसबुक पे कितनी बुक्स हैं, तो मैंने मोस्टली पढ़ी हुई हैं। तो वो अगर कोई 2-4 पढ़ सकता है, दैट मीन्स को बिजनेस में तो इंटरेस्ट है। सेकंड, आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हो कि आपको बोर हो जाते हो पढ़ के। मेरे को एक हमारा फ्रेंड का था दूर का, उसका लड़का, उन्होंने कहा मेरे लड़के से बात करो, तो मैं कहा क्या करते हो, वो लंदन से पढ़ के आया था। कहते हैं कि रोज सुबह मैं ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करता हूँ। मैं कैसे करते हो, तो एक ब्रोकर का नाम दिया जो है लिस्टेड ब्रोकर है, उसका बंदा मुझे फोन करता है तो वो मुझे बोलता है तो मैं ये करता हूँ। तो मैं कहता हूँ अखबार कौन सा पढ़ते हो, कहते हैं अखबार नहीं पढ़ता। तो मैं कहता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड तो पढ़ लो। सो व्हाट आई मीन इज I think it is easier to, instead of saying कि मार्केट में इंटरेस्ट दिखाओ, बिजनेस में, the business of business, the business of very business. good. तो उसके बगैर स्टॉक मार्केट में आपको कंपनी में इंटरेस्ट नहीं हो, पैसे कैसे बनाता है इंटरेस्ट नहीं है, तो स्टॉक को कितना पुणे से घुमाओगे विदाउट गेटिंग इनटू इट।
सर मैंने ना आपका इंटरव्यू के पहले ट्वीट भी कर लिया था कि कुछ क्वेश्चन हो तो बताना। वो तो उसमें मैंने भी से- देख लिया था। आपने देख लिया था ना, तो मैं उसमें से भी 2-4 वो क्वेश्चन मैंने निकालूंगा। पढ़ लिया है, जो लोगों ने पूछे, पर पता नहीं आप कौन सा हाँ, पूछेंगे। मैं इसमें 2-3 निकालूंगा, बट अच्छा। एक जो मैं हमेशा से आपसे पूछना चाह रहा था कि आपकी जो टॉप 5 ऑल टाइम फेवरेट बुक बता दीजिए कि वो Books? पढ़ना ही है, वो 5। एक्चुअली क्या है, पहले ना ये मेरे ट्विटर में सारी होती थी लाइक्स के अंडर, अब उन्होंने लाइक्स हाइड कर दिए हैं मिस्टर इलॉन मस्क ने, अब लाइक्स नजर नहीं आती ना। हाँ, पहले उसमें मैं जान के कुछ और लाइक नहीं करता था ताकि उसमें खाली मेरी बुक्स की रिकमेंडेशन रहे, अच्छा अच्छा। विच आई यूज्ड टू। सो मेरे को जो ऑल टाइम फेवरेट में भी अलग अलग होता है, बट अगर आपको एक तो ये सब पढ़नी है, गूगल कैसे बनाता है, एप्पल कैसे बनाता है, हाँ एक स्टोरी है आईफोन की स्टोरी है, उसका एक एक कंपोनेंट कहाँ से आता है, बट ये शौकीन चीजें हैं। हाँ, okay, अलग। हाँ। इधर से मेरे को जो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में नंबर 1 बुक लगती है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट, ओके। उसका नाम है हेलो इफेक्ट अदर बिजनेस। उसकी स्टोरी है जो इंडिया में आप 1 मिनट में अप्लाई, इंडिया में नहीं मतलब स्टॉक मार्केट में आप कहते हो ये स्टॉक, ये मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, जिंदगी में आपने मैनेजमेंट को देखा नहीं है, जिंदगी में आपने कोई यूट्यूब में 5 मिनट की इंटरव्यू देखी है, वो आपको अच्छा लग रहा है कि स्टॉक चल रहा है। तो वो कहता है कि स्टॉक प्राइस चलाने से हर चीज अच्छी होती है। आप पूछो उस कंपनी के एम्प्लॉय से सर्वे में कि आर यू मोटिवेटेड, वो कहेंगे हम बड़े मोटिवेटेड है, क्योंकि स्टॉक चल रहा है, वो पैसे, कंपनी वाले खुश हैं, आप भी सारे खुश हैं। वो अगर 2 मिनट में किसी और रीजन से कंपनी पे अटैक हो जाए, गवर्नमेंट का कुछ हो जाए, अब वो मैनेजमेंट चोर है, वो बेचारा मैनेजमेंट चोर नहीं है, तो स्टॉक गिर गया है, करेक्ट। सो उससे ये डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज मुझे जो लोग बोलते हैं ना कि इसकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, मैं स्पेसिफिकली बताऊं, इट इज लाइक सेइंग यूएस में अगर आप बोलते हैं ना कि कमला हैरिस बड़ी अच्छी है, वो कहते हैं बताना किस लिए एग्जैक्टली आपको पसंद है, सब चुप हो जाते हैं। हेलो इफेक्ट, वेरी गुड बुक एंड एप्लीकेबल। सही है। सेकेंड बुक है फूल्ड बाय रैंडमनेस। वो क्या कहता है कि अगर 5000 लोगों ने इन्वेस्टिंग करी, आप जो मर्जी कर लो, 50 आदमियों ने बड़ा सक्सेसफुल होना है। इट्स लाइक सेइंग 100 आदमियों ने कहा कि जी, एक आदमी ने बोला 100 बंदों को चिट्ठी भेज दी कि ये नेक्स्ट मेरा जो टॉस ऑफ द कॉइन है वो हेड आएगा। हाँ। या बोल दिया ऐसे। हाँ। ओके, तो अब 50 का राइट हो गया, 50 का नहीं सॉरी, तो आपने बोला किसी का, आपने 100 बार टॉस किया, 50 को सॉरी आपने 100 को बोल दिया था टॉस करके, तो 50 का राइट हो गया क्योंकि आपने हेड बोला तो हेड आ गया। उसने जब घर में टॉस, आप करोगे कि घर जाके तो अपना टॉस कर, तेरा हेड आएगा। हाँ। तो जो आदमी घर जाके करेगा वो कहा यार इसने तो मुझे बोला था हेड आ गया। अब 50 लोग आपसे इंप्रेस्ड हैं कि आपने दूर से बोल दिया। अब उन 50 में आप बोलोगे फिर कर, अब तेरा टेल आएगा। ओके, अब उसमें वो करेंगे तो 25 का सपोज थ्योरेटिकली 25 का टेल आ जाए, दौर की टिप वाली 25 का हेड हो जाएगा, हेड वाले आउट हो गए, टेल वाला कहेगा यार 2 बार बोला है, गॉड ये तो मास्टर है। फिर आप 2-4 बार और करोगे, हेड वाले को आप कहोगे तो भेज 1 करोड़ रुपया मुझे। सो conceptually if there are many players in the market, by definition some will be good. It does not show anything about that guy. It is the way the world works. वो कहते हैं कि रैंडमली आप प्ले नहीं अच्छा लिख सकते, आप रैंडमली गाना नहीं बना सकते, लेकिन आप रैंडमली स्टॉक मार्केट में जीत सकते हो, क्योंकि आपने जिंदगी में 25 डिसीजन लेने हैं। अगर आपके 14 ठीक हो गए, आप तो हीरो। इसलिए दूसरे आदमी जब मेरे को आके बोलते हैं ना कि हमने 5 स्टॉक लिए और हमने बड़े पैसे बनाए, हम कहते हैं भागे वहां से, इट डजंट शो एनीथिंग। आप 50 बार करके दिखाओ। सही बात, ये मतलब है। तो इस टाइप की चीजों से आपको ना दूसरे का वो भी समझ आ जाता है कि हु टू बी इम्प्रेस्ड विद। तो फिर ऐसे ऐसे मतलब अलग सब लोग बोलेंगे, मैं भी बोलता हूँ, जो मैंने भी शुरू किया था, विच इज वॉरेन बफेट के पेपर पढ़ लो, वो तो बड़े आराम से मिलते हैं, नेट पे भी मिलते हैं। और तो नेट पे मुश्किल होता है पढ़ना, तो बुक भी करोगे तो $15 की मिलेगी। देयर ऑल द पेपर्स विल बी, आई मीन द लेटर्स विल बी इन वन बुक। आप हाईलाइट्स, अभी तो एनीवे दे आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो मैंने तो 65 से पढ़े हुए हैं, जो प्री बर्कशायर हैथवे, ये सब मिल जाते हैं नेट पे। मेरे को तो किसी ने स्टाइक्लो स्टाइल कॉपी दी थी उन दिनों में। सो उसमें भी अच्छी वो होती है। बाद में मुझे लगता है कि जरा ये स्टोरी ज्यादा बना रहे हैं, बट ठीक है ना, एज पार्ट ऑफ द लर्निंग। Then I have read on everything from वो जिसने 15 बिलियन बनाए थे in 2007, क्या नाम था उसका, द ग्रेटेस्ट ट्रेड, नहीं सिंगापुर वाला नहीं, द ग्रेटेस्ट ट्रेड एवर है बुक का नाम। तो उसमें यू विल नॉट लर्न हाउ टू ट्रेड, बट यू नो यू गेट इंटरेस्टेड कि यार $15 बिलियन ही मेड इन
yeah, that fund, such a big guy. I mean, then he didn't do well after that, but he made 15 billion betting against the housing market. तो ऐसे ऐसे बड़ी चीजें, आपको स्टोरी चाहिए कि आपको सीरियस चाहिए, आपको क्या मुझे बैलेंस शीट एनालिसिस चाहिए, वो सब मैं नहीं पढ़ता, राइट, बिकॉज वो तो हमने पढ़ाई में किया था ना, वो तो पढ़ चुका, पढ़ाई में किया था। हाँ। तो बट आपकी बुक्स मुझे अदरवाइज जैसे शेनानिगन्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उससे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पकड़ा था। वो क्या अभी बताता हूँ कि अब वो कंपनियां खत्म हो गई हैं सो। ये केबल कंपनी दोनों थी ना, डेनमार्क में डेन नेटवर्क एंड वो हैथवे और तीसरा। अब इसमें क्या ड्रामा होता है, वो डब्बा होता है सपोज 2000 रुपए का, ओके, तो वो आपसे बोलेंगे कि आप, और उसमें से 500-600 रुपए लगते हैं उस चीज के, आपके घर आके वो इंस्टॉल करेगा, उसको देने होते हैं सर्वे है, तो 3000 रुपए का आपका कॉस्ट है टू फॉर यू टू गेट अ डब्बा, एंड ओवर टाइम आप उससे पैसे बना लोगे, बिकॉज आप 300 रुपए 200 रुपए जो दोगे उसमें उसके, तो आप वो कहेगा कि मेरे 2-3 साल में वो डब्बे की कॉस्ट है, तो वो डब्बा आपका सब्सिडाइज कर देंगे। आप कहेंगे आप खाली 800 रुपए दे दो, ठीक है, तो अब वो 800 रुपए तो आपका रेवेन्यू हो गया। आपने उसी दिन, आपका लॉस है 2000, सपोज 2000 बॉक्स का और 800 पर्सन का टू कम टू योर हाउस, तो आपकी कॉस्ट है 2800, राइट, और आपको मिले हैं उस दिन 800, बराबर। लेकिन वो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे 2800 जो हमारी कॉस्ट है ना, वो तो 5 साल डब्बा चलेगा, तो कैपिटलाइज, सो वी विल डिवाइड बाय 60, और हमारा 800 रेवेन्यू है, हम तो प्रॉफिट बना रहे हैं। हम 800 रुपीज हमारा फर्स्ट मंथ का रेवेन्यू है, एंड हमने 2800 बाई 60 इज आवर कॉस्ट। तो ये चीजें बुक्स में, वो यूएस में सब हो चुकी हैं, तो ये सारा पूरा गलत है। आप उसको अगर वैसे लो तो इतने 100 करोड़ का लॉस है, इतने का लॉस है, तो वो करके we got out of all these things in those days. Same thing used to happen with this Eros International. आपने मूवी बना के रिलीज कर दी, तो अब आपकी मूवी की मोस्टली वैल्यू खत्म हो गई। कहते हैं हम तो खाली पता नहीं 45% लिखते हैं, बाकी हम उसे लाइब्रेरी से रिकवर करेंगे। हमने कहा तुम आधी लाइब्रेरी से रिकवर करोगे। कोई मूवी ले लो, उस वक्त चल रही थी ये RA1 शाहरुख खान की। सो RA1 की पता नहीं 80 करोड़ 100 करोड़ का वो था कॉस्ट। अब आपने रेवेन्यू दिखा दिया 150 करोड़ आपके सपोज बन गए, आप कहोगे कॉस्ट 40 करोड़, या सपोज इन थियरी आपने 80 करोड़ ही रिकवर किए जी जी, तो आप कहोगे मेरी कॉस्ट है 40 करोड़, तो मैं 50% राइट ऑफ करता हूँ और मेरा 40 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। जो बाकी 40 करोड़ है वो तो मैं 7 साल में राइट ऑफ करूंगा। सही बात है। तो हमने कहा तू 40 करोड़ कैसे रिकवर कर लेगा भाई 7 सालों में? उस वक्त तो इतनी वो भी नहीं होती थी ना। सो व्हाट आई मीन इज सम ऑफ दीज थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम अ बुक, बट सम ऑफ दीज यू लर्न ओवर टाइम। भाई क्लासिक का भी, बायजूस इज अ क्लासिक केस, जहां बायजूस का भी ऐसे कि आपने आईपैड बेच दिया और उसको आप, उससे पहले एक और भी कर चुका है एड्यूकॉम। तो यही करता था। एड्यूकॉम वाला क्या करता था कि आपको बोलेगा कि सॉफ्टवेयर तो देना ही है, साथ में आपके कमरे में किचन कह रहा हूँ सॉरी, क्लासरूम में प्रोजेक्टर एंड टीवी स्क्रीन दूंगा। वो प्रोजेक्टर टीवी स्क्रीन का, क्योंकि वो हार्डवेयर है और सबको पता है, अगर आप महंगा दोगे तो कहेगा मैं वो अलग से मंगा लेता हूँ, तो दैट यू विल डू एट कॉस्ट ओनली 2%, और इसमें आप बनाओगे 25%, लेकिन आप उसके रेवेन्यू को दिखा रहे हो। तो ये पकड़ा जा सकता है, ये सब सारे नहीं पकड़े जाते। सारे नहीं पकड़े जाते सारे। तो कितने कोई एक मिस्टेक बताइए ना सर आपका कि मेरा बिगेस्ट मिस्टेक था आर्शिया। सो मेरा ये फॉर्मूला रहा है कि प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, कि भाई जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज है और प्राइवेट है तो प्राइवेट गाय विल डू बेटर सर्विस। तो इसमें क्या है कि दिस इज अभी भी है कंपनी, तो FT मेरे पास नहीं है, मतलब मार्केट में है ना, FTWZ फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन। सो व्हाट इज फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन इज कि आप बाहर से, अभी क्या होता है अगर आप बाहर से कुछ इंपोर्ट करो, लेटर से लिकर, तो उसकी ड्यूटी पता नहीं कितनी है, 100% है। तो आपने 100% ड्यूटी दे दी, लेकिन जिसने इंपोर्ट किया उसकी तो सेल होगी नहीं अभी 1 मिनट में, क्योंकि ही कांट इंपोर्ट 5 बॉटल्स, ही हैज टू इंपोर्ट 10 क्रेट्स। अब उसके वेयर हाउस में पड़ी रहेंगी, फिर रेस्टोरेंट वाले मांगेंगे या रिटेलर मांगेंगे, तो सपोज 3 महीने लग जाते हैं उसके, सपोज तो आपने 3 महीने पहले वो दे दिया, ड्यूटी पे कस्टम्स दे दी। या कार, सपोज जो कार होलसेलर मतलब उसके डीलर के पास पड़ी है, वोक्सवैगन, और आपको नहीं मुझे रेड कलर चाहिए,
तो वो कहता है रेड कलर भी है सपोज 6 साल रखता है, अब उसकी आपने ड्यूटी दे दी 80%, लेकिन पता नहीं 3 महीने में बिका 6 महीने में बिका। या सपोज श्लुम्बर्जर ने कुछ गारंटी किया ओएनजीसी को कि मैं आपका इंजन 2 दिन में रिप्लेस कर दूंगा अगर खराब हो गया, तो ही हैज टू कीप एन इंजन इंडिया। अब वो इंजन इंडिया में ले आया और उसमें उसने इंपोर्ट ड्यूटी दे दी, लेकिन वो खराब ही नहीं हुआ। और या मे बी सर उसको सिंगापुर में इंजन चाहिए था, ठीक है, तो अब अगर वापस ले जाए कि चलो पहले वहां यूज कर लेता हूँ, तो कस्टमर वाले हमारे तो पैसे वापस करने में 6 महीने लगा देंगे। सो दैट वाज द मॉडल कि इन अ फ्री ट्रेड वेयर हाउस you can bring in things without duty. That is a government thing. And when you take out of this warehouse, तब ड्यूटी देनी है। सो उसके अंदर से सेल करते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिकर वाला आ गया, आपने मंगा लिया मतलब एक क्रेट, अब वो जो बंदा है लिकर डिस्ट्रीब्यूटर, वो जाएगा होटल, पता नहीं जहां भी बेचना है, होटल में बेचना है, उसने कहा 25 बोतल भेजो, तो 25 भेज देंगे। समझ गया। इनके अंदर आपने अपना सब वो खोला हुआ है, समझ गया। ओके, आपने सपोज 100 जगह से चीजें आ रही हैं टू असेंबल, कोई चीज वहां से आ रही है, कोई चीज वहां से आ रही है, उसको 15 दिन लगते हैं असेंबल होने में। ओके, जैसे लिपस्टिक के ऊपर स्टैम्प वो लगाना है, ये सब मुझे एग्जांपल वो देते थे, लिपस्टिक के ऊपर टैग लगाना है कि एमआरपी प्राइस क्या है, तो वो आप 15 दिन के 20 दिन की इन्वेंट्रियां रखते हो, तो वो कहते हैं बाहर क्यों रखे। और यू विल बी डीलिंग विद अ प्राइवेट कंपनी, ही विल बी डीलिंग विद द कस्टम इन सम सेंस, ऑल्दो दिस इज तो मैं ये तो टॉप क्लास बिजनेस, हम इसी के सपने ले रहे हैं। लेकिन व्हाट हैपेंड, दे इन्वेस्टेड इन अदर इंफ्रा, वो उन्होंने रेल लाइन बना दी दिल्ली में, और वो फॉर कैरिंग, तो आप एक्साइड हो गए, इंफ्रा चल रहा है। तो मैं कहता हूँ ये इंफ्रा वालों ने एंड में किसी के पैसे नहीं बना। आई थिंक नियरली इम्पॉसिबल था, पर्टिकुलरली इन दैट पीरियड विच वाज दैट 11, 12, 13 व्हाटएवर, क्योंकि आपने ओवर लेवरेज कर दिया। नॉट इन दिस पार्ट, बट इस पार्ट में भी आपने ज्यादा वेयर हाउस बना दिए, कम बना दिए। सो anyway, then we sold it off. But this one was, I thought this will be my 10 bagger. That's what I'm saying. Nobody knows anything about anything beyond a point. हम 10 टाइम सोच रहे हैं, 50% लॉस में गए हैं। ये और स्टॉक जो आपका सबसे बड़ा रिग्रेट रहा है कि आपने जल्दी बेच दिया, या मेरा कोई रिग्रेट, मेरी एनए भी आपको बता दी, मैं क्यों रिग्रेट करता हूं, कोई रिग्रेट नहीं है। हमने बड़े स्टॉक बेचे हैं और 50-60% दे में गो अप, बट मोस्टली वो मार्केट को नहीं बीट करते, क्योंकि हम बेची उनको आसानी से ना बेच रहे हैं, 60-70 पे बेच रहे हैं, तो 100-150 पी तो ना देगी हमारी कि आप अर्निंग से ज्यादा चलो, वो नहीं होता। एंड सेकेंडली हमने अब एक और चीज किया है, हम गुस्से में वैसे नहीं बेच रहे, इन द सेंस अगर हमें लगा ये स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब हमने नया फॉर्मूला बनाया 2-3 साल पहले, हम उसकी हर महीने परफॉर्मेंस देखेंगे। जब तक तो आउट परफॉर्म कर रहा है, वी डोंट लाइक यू बट यू आर इन आवर पोर्टफोलियो, राइट, और हमारी नजर है। 1 महीने से ज्यादा या 2 महीने उसने 2-3% हो गया, इसका टाइम हो गया, इसका हम तो वैसे ही बेचना चाहते थे, बट वी वर, वो मैं नाम नहीं ले रहा, बड़े स्टॉक है, हमने तो सोचा कि बड़ा महंगा है, वो चलता रहता है, अब चलता रहता मैं क्यों बेचूं। सही बात। बट वो 1-2 महीने में अगर 4-5-10% इधर हो गया, बिकॉज मोस्टली व्हाट हैपेंस दिस वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक्स, ये उस टाइप के नहीं है हमारे पास कि ये सुपर डिसअपॉइंट करेंगे, इट इज जस्ट दैट दे विल बिकम सो एक्सपेंसिव कि आप उनको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। बट मोस्टली दीज आर नॉट कि अरे बड़ा गंदा 40% गिर जाएगा, कभी हो सकता है, बट ऐसा नहीं हम कह रहे। जनरली इट इज जस्ट टू मच, एंड दैट वे टू एनालाइज दैट इज सिंपली अर्निंग्स ग्रोथ एंड स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन ओवर 3-4 ईयर पीरियड की। अरे क्या है, क्या मतलब लॉजिक है। एंड पर्टिकुलरली अगर वो पहले भी वेल नोन स्टॉक था, या तो आपने डिस्कवर किया नया स्टॉक, तो उसमें तो होना ही चाहिए कि अर्निंग ग्रोथ 30% है, लेकिन आप 50% बना रहे हो, क्योंकि वो स्टार्टिंग पी बड़ा कम था, उसमें तो अभी कवरेज भी नहीं थी, उसमें तो टर्न अराउंड हुआ था, तो उसमें तो अभी नए इन्वेस्टर आएंगे। लेकिन सपोज वेल नोन स्टॉक, दैट मींस लार्ज स्टॉक, एवरीबडी न्यू इट इन 2010 एंड एवरीबडी नोज इट नाउ, तो वो इतना जो अप टू री-रेट हो गया, उसी से ये सब मेरे बिके हैं, जिससे वो समझ लो। सर अब मैं कुछ ट्विटर के क्वेश्चंस पे लेता हूँ, नहीं तो लोग मुझे बोलेंगे कि तुमने पूछा ही क्यों जब क्वेश्चन नहीं पूछना था। तो सर 3 क्वेश्चन लूंगा। एक क्वेश्चन है कि ये आपका ट्विटर के क्वेश्चन ले रहा हूँ। अद्वैत अरोड़ा पूछ रहे हैं, व्हाट बिजनेसेस डज ही थिंक हैव द पोटेंशियल टू ग्रो एट 25% प्लस फॉर कमिंग 3 to 5 years? बिजनेसेस या कोई थीम या अर्निंग, मतलब
तो अभी हम उसी में 25% अब बड़ा मुश्किल हो गया है ग्रो करना, बट हमें लगता है, अब नाम मैं क्या लूँ, बट एक दो कंज्यूमर कंपनीज हैं, एक तो जोमेटो है जो हम बोलते हैं सब, जी, इन सब में 25% टाइप अर्निंग। एक हमारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी होगी, मुझे लगता है 20% प्लस तो ग्रो हो सकती है, जी, लेकिन उसमें कहते हैं वैल्यूएशन का गेम होता है कितना है। हाँ। लेकिन अभी क्योंकि 25% ग्रोथ वाली कंपनियां बड़ी कम रह गई, हम भी हायर वैल्यूएशन देने को तैयार हैं, अच्छा, बट 25% ग्रोथ इज फॉर 3-4 years इज नॉट इजी अनलेस कि बिल्कुल ही नई कोई चीज़ आ रही हो। एंड हम बिल्कुल स्मॉल कैप, मुझे वैसे डिफरेंटली नहीं पसंद अभी आजकल। तो आप कितना सर मैक्सिमम कैश में रहे हुए या? कैश अभी तो नहीं है हमारे पास, बट हमारा जो कैश के दो हमने वो किए थे कॉल्स, दोनों कंप्लीटली गलत गए हैं। बट आप मेरा छोड़िए, लेट अस टॉक अबाउट मिस्टर बफेट। हाँ, तो ये मिस्टर क्वेश्चन था। बफेट ने 3 साल $150 बिलियन कैश रखा, हाँ। और अब तो 2 पता नहीं 80 हो गया, क्योंकि उन्होंने एप्पल बेच दिया हाँ। 100 बिलियन का, पता नहीं 80 बिलियन का, और बैंक ऑफ अमेरिका बेच दिया। इसको छोड़ो, हाँ, तो पहले 3 साल से एटलीस्ट या अराउंड दैट 130-150 बिलियन पे बैठे हैं। हाँ, सो 3 साल में यूएस मार्केट कितनी बड़ी है? सो दिस ईयर इट इज अप सम 18-20%। हाँ। लास्ट ईयर भी आई थिंक 20 था, और 22 में चलो पता नहीं, बट 5-10% डाउन थी, अब मे बी 21। सो लेट अस से, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट 30% लेट्स से मार्केट बढ़ गई है, 100%, हाँ, है ना? हाँ। अगर पहले साल नहीं बढ़ी, दूसरे तीसरे तो पक्का बढ़ी है। बरोबर है। सो आपके पास 150 कैश है, उसमें आपको आप कह सकते हो कि 150 बिलियन में उन्होंने जीरो नहीं कमाया, उन्होंने 5% वो उसमें डाला हुआ है, हाँ, 5% रिटर्न, मतलब गवर्नमेंट। ट्रेजरी वेजरी। सो 25% आपका लॉस हो गया। सो 150 बिलियन में आपने कितना लॉस किया जी? $37 बिलियन का। अब आपके पास हो गए, अब आपने और रेज कर लिए, अब आपका 250 बिलियन है। अब आपको पहले वो 37 बिलियन रिकवर करने हैं। सो अगर मार्केट 15% गिरेगी, तब आपका ब्रेक इवन होगा, क्योंकि आप कहोगे मैंने 250 बिलियन इन्वेस्ट नहीं किए, मेरे 15% मार्केट गिर गई, मैंने 37 बिलियन बचा लिए, जो पहले आपने टाइमिंग में खोए थे। दैट मीन्स ब्रेक इवन, थोड़ा आउटफॉर्म भी तो करना है। मार्केट 20% गिरे तो आप ब्रेक इवन हो, सॉर्ट ऑफ 15-20, मतलब कि आप यू कैन से कि मैंने 5, ये क्या ट्रेड है? सो व्हाट आई मीन इज, करेक्शन को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। एंड मैंने 2 बार ज़्यादा कैश रेज किया था। एक मैंने रेज किया था नवंबर 2016 में, कि जी डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारी इकोनॉमी बंद हो जाएगी, और एक्चुअली इकोनॉमी बंद हो गई, लेकिन मार्केट बहुत चली बिकॉज वो पैसे स्टॉक मार्केट में चले गए। सो मैंने रेज किए थे 30% कैश। ओके, इन एंड फिर फेब मार्च में हमने वापस डाल दिया कि यार हम ऐसे बेरिश हो रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो हमें क्या इंटरेस्ट है। सो 1-8 महीने में हमने वापस डाल दिया। सेकेंड टाइम मैं बेरिश हुआ 22 के जनवरी में। जनवरी में इंटरेस्ट रेट्स की बातें बड़ी सीरियस हो रही थी यूएस में, एंड फरवरी में होगी यूक्रेन वॉर। तब हमने अपने पीएमएस वगैरह में इधर उधर 15% कैश रेज हो गया हमारी कंपनी में, और मैंने भी मांग कर ली है। उसमें मार्केट बड़ी नहीं, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गिरी भी नहीं। पूरे 22 में मार्केट डिड नॉट फॉल रियली, 4% अप ही थी बल्कि। सो ये बहुत ज्यादा कैश का मुझे पसंद नहीं है। प्लस अगर आप म्यूचुअल फंड में कैश रेज करते हैं, अब एक फंड है जो म्यूचुअल फंड में कैश है, अब आपके पास 15% कैश है, अब आपके नए पैसे आ गए, अब आप क्या करोगे? उसके लिए आप 85% खरीदोगे? खरीदेंगे। तो अगर उसके लिए 85% खरीदोगे, बिकॉज 15% कैश आप, हाँ, तो उसके लिए 85 ले रहे हो नए पैसों से, हाँ, तो पुराने वाले के 15 भी लगा देते हो उसमें। अच्छा, वही सेम स्टॉक में लगा तो और क्या? हाँ, और एक और बात है, मुझे किसी ने नहीं बोला हाँ, कि मेरा वेट इन से, मेरी 4th कंपनी जो भी है, पता नहीं कौन सी है, TCS पता नहीं कौन सी है, 3.7% वेट होना है। वो मैंने लिया था 3.5, वो बढ़ के 3.7 का। किसी ने मुझे सुना बोला कि 4 नहीं होना चाहिए। आई कुड हैव मेड इट 4। तो अगर मेरे पास 15% कैश हो, मैं कहूँ 25 पैसे में डाल दे, 50 पैसे में डाल दे। इट्स नॉट कि मेरे को किसी ने मॉडल है मेरे पास बड़ा सोफिस्टिकेटेड फॉर सेइंग कि वेट फॉर TCS has to be 4.15। ना हमने मोटा माटी बोला यार, ये 4 टाइप स्टॉक है, ये 2 टाइप स्टॉक है, और 2 वाला बढ़ के 2.5 हो जाएगा, और 2 वाला गिर के 1.5 हो जाएगा। 35 स्टॉक से 40 स्टॉक से काम हो रहा है। सो अगर आप नए लोगों के पैसे 85% इन्वेस्ट करो तो 100 ही कर दो, फिर इतना क्या है? या तो बिल्कुल ना करो, जैसे वॉरेन बफेट का कहना। बट सर को किसी समय नया स्टॉक अपॉर्चुनिटी दिखे तो फिर एग्जिस्टिंग बेच के फिर उसको और क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कैश हमारे ऑफशोर फंड में हम ऐसे नहीं करते। अच्छा। ऑफशोर फंड में वी कैन गो बियॉन्ड 100। अच्छा, मेरा लॉन्ग उसमें 120 होता है, मैं तो उसमें तो 200% का अलाउड होता है ना, अच्छा, ग्रॉस। तो उसमें आई डोंट केयर, बट फिर भी मैं बियॉन्ड अ पॉइंट सेल कर दूंगा आपको।
थोड़ा डिसिप्लिन भी तो चाहिए ना, कि नहीं तो आप बड़ा हर चीज पसंद है लेते जाओ। हाँ, थोड़ा बहुत तो रिलेटिव ट्रेड ऑफ हो जाता है, बट कैश इज नॉट एन इजी कॉल। कैश इज द टफेस्ट कॉल। उसका हमने अब थियोरी में ये बनाया आफ्टर 8 कि प्रीएम बड़ा मुश्किल है, रिएक्शन फास्ट पॉसिबल है। ओके। ऑल्दो 2 बार जो हमने रिएक्ट किया है वो चले नहीं है। हाँ, एक बारी में तो ना प्लस ना माइनस हुआ बिकॉज मार्केट वाज फ्लैटिश, और हाँ। दूसरे में मे बी 2-4-5% का नुकसान हो गया होगा फॉर दैट ट्रेड यार। समझ गया सर। अब मैं आता हूँ आपके साथ, कुछ रैपिड फायर करता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली Okay, आप चलो। आपके पास समय इतना ही आप दे पाए, बहुत बड़ी बात है। तो रैपिड फायर कर लेता हूँ फटाफट। आजकल का युग तो वीडियो का युग है, और आप तो बुक 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 चारों तरफ बुक ही रहती है आपकी। नहीं, मैं वीडियो भी देखता हूँ। हाँ, तो रीडिंग वर्सेस वीडियो, व्हिच वन यू प्रेफर? नो, रीडिंग वर्सेस वीडियो ऑफ द सेम थिंग। Assume- नहीं, assume the रीडिंग ऑफ same. कोर्स, रीडिंग Reading. ऑफ कोर्स। वीडियो इज फॉर नेटफ्लिक्स, नॉट फॉर अच्छा, नॉट फॉर द इंटेलेक्चुअल थिंग। ओके। ट्रैवल। नहीं, वंस इन अ वाइल वीडियो में होता है, जैसे मैंने वेमो वगैरह के बड़े देखे थे, ये हाँ। ड्राइवरलेस कार्स वगैरह, हाँ। वो टेस्ला की कहानियां, वो सब चीजें बुक्स में भी एकदम लाइव नहीं मिलती ना। हाँ, उसके लिए तो इट इज यूज्ड। बट लार्जली योर टाइम विल गो मोर इन बुक्स। Yes, 100%. ओके। ट्रैवल और होम? ओनली दीज 2 थिंग्स। अच्छा, ओके। बट ट्रैवल आई डू अ लॉट। अभी मैं 1 महीने के लिए बाहर था, हाँ, इंडिया भी बहुत आता हूँ, तो ट्रैवल मेरा हाफ द टाइम तो वैसे ही हो जाता है, तो उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। बट दैट इज मोर फॉर वर्क। नहीं, नॉट फॉर वर्क। मैं अच्छा, ओलंपिक्स you- देखने गया था 15 दिन, तो वही ऑफ लगे। कोर्स वो तो था पर ही उसमें क्या है आपका। कि हमारे, क्योंकि मार्केट का काम है, हर वक्त मार्केट फिर भी 2 घंटे तो ले जाती है। हाँ, ये थोड़ा है कि आपको मुझे फोन मत करना, मैं छुट्टी पर हूँ, ऐसे नहीं होता हमारा काम ऐसे। सो डेली यू लुक एट मार्केट? 100%। एंड लंदन में एंड फ्रांस में भी आई यूज्ड टू गेट अप एट 5:30। एंड द रीजन फॉर दैट इज एक्चुअली मैं अपने घर में भी 5:30 उठता हूँ। अच्छा। तो वो मुझे इशू नहीं है। बट आप ट्रेड तो नहीं करते हो? नहीं, ट्रेन नहीं करते, बट But वो- मैं वैसे 5:30 बजे उठता हूँ, अच्छा। तो मैं वहाँ पे भी 5:30 बजे उठ जाता हूँ। तो खुश रहते हैं कि आप यहाँ पे लोग कहते हैं आप छुट्टी पे गए। मैं कहा छुट्टी पे कौन गया? आपको कैसे पता है छुट्टी पे? आपने जब फोन करना मुझे करो, आपने किसी से कॉल करानी है मुझे करो। हमने मैनेजमेंट कॉल्स भी की वहाँ से अच्छा। एट से 10 o'clock इंडिया टाइम, 11 o'clock इंडिया टाइम। तो आपको क्यों लगा कि मैं छुट्टी पे गया हूँ? मैं तो अवेलेबल हूँ, वर्क फ्रॉम होटल WFH। सही है। ये क्वेश्चन पूछूं कि नहीं पूछूं? योगा वर्सेस जिम? I go to the gym now. यू गो टू जिम नाउ? Yes. वाओ। I've been going for 2 years. I go and do cross trainer. अच्छा। And अभी लास्ट 2-3 महीने से वो मेरे ट्रैवल से खराब हो गए। मैंने थोड़ा थोड़ा ये ज्यादा वेट वूट भी कोशिश की, बट वो नहीं होता मेरे से। बट आई डू क्रॉस ट्रेनर। अच्छा। योगा नहीं मैं करता, मेरे से नहीं होती सब। ठीक है। 8 hours sleep or 6 hours sleep? 8 hours sleep. अच्छा, you live. Okay. Warren Buffett और पीटर लिंच? पीटर लिंच की ना बहुत ज्यादा पुरानी बातें वो भूल भाल गए। उसका तो वाज अ बिग हीरो, बट ही रिटायर्ड एट 46। Okay? तो पीटर लिंच का, अब अदर देन द फैक्ट कि बाय व्हाट यू नो एंड ऑल, उसके ना बहुत बड़े लेसन नहीं थे। हाँ। वॉरेन बफेट में ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गया क्योंकि मेरे पास बर्कशायर के शेयर्स भी हैं, ऑल्दो आई डोंट लाइक सम ऑफ हिज स्टाइल, हाँ। एंड मैं 2 बार वहाँ भी हुआ हूँ। अच्छा। तो आजकल या लास्ट 10 साल से पीटर लिंच का मतलब पुराना हो गया। पुराना हो ऑल्दो गया। इट वाज एट दैट टाइम, हमने भी पढ़ी थी वो वन व्हाटएवर अप ऑन वॉल स्ट्रीट एंड ऑल दैट, हाँ। बट अब डे टू डे उसकी बात नहीं होती, तो हम भी भूल भाल गए भूल भाल दैट वे। एक्सेप्ट यू नो वन मोर थिंग कि अगर आपको लग रहा है कि, तो उस समय मैंने बड़े पैसे बनाए अच्छा। नेटफ्लिक्स में, बिकॉज मुझे लगता था कि नेटफ्लिक्स जो है हाँ। उसका कोई मुकाबला नहीं है डिज्नी से और उससे। डिज्नी एंड ऑल इज लाइक गोइंग टू दीज मॉल्स जिसमें वो सारे फॉरेन ब्रांड रखे हुए हैं और अंदर को जाने को तैयार नहीं है, बड़ा सैनिटाइज्ड है। हाँ। और नेटफ्लिक्स क्या है, चांदनी चौक। हाँ। आपको पहले एक दिन तो डिस्कवर करो कि देखना क्या देखना है, क्या। फिर अगले दिन देखो। बराबर। पर जो दिन देखो कि क्या चीज ढूंढी है मैंने, फिर लोगों को बताओगे, यू नो, अगर आप डॉक्यूमेंट्री के अंदर जाओगे तो आपको ये मिलेगा। सो आई मेड लाइक 3-4 टाइम्स ऑन Wow. नेटफ्लिक्स ऑन दिस बिग पिक्चर कि ये इट्स अ डिस्कवरी प्रोसेस। जी। सो यू कैन से पीटर लिंच ने बोला था अपने आप जो पसंद है वो ले लो, काइंड ऑफ थिंग, बराबर। बट नॉट रियली। As a fund manager, managing other people's money and investing for yourself, दोनों में फर्क है? So I don't invest anything on my own. So even this Netflix, when I say, अच्छा। this is a big holding in our US fund, in which I am the largest तो investor. आपके जो पैसे हैं वो आप कहाँ इन्वेस्ट? I'm the largest investor in that fund. अच्छा, What तो I'm आप saying, फंड I में have डाल zero. देते हैं? मेरे पास जीरो है, एक्सेप्ट मेरे पुराने HDFC बैंक और 1-2 और बैंक्स पड़े हुए हैं। एक भी स्टॉक नहीं है हमारे ऑफिस में भी, किसी के पास नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम फंड में ये थोड़ा कह रहे हैं कि हम
ट्रेड नहीं करेंगे हम, फंड में ट्रेड भी कर लेते हैं क्योंकि मेरा तो लॉन्ग शॉर्ट फंड है। तो अगर आपको इंडिविजुअली क्या आपको एक्स्ट्रा लगता है कि हाय मुझे नहीं करना, मुझे ट्रेड करना, मैंने फंड में कर लो। सो आई एम द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन माय ऑफशोर फंड फॉर इंडिया, अच्छा एंड आई एम आल्सो द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन आवर ग्लोबल फंड। अच्छा सो वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी लोग प्लीज ज्वाइन। अच्छा, समझ गया, ग्रेट। लास्ट 3 क्वेश्चंस, आई मीन क्वेश्चन एक ही है, उसके 3 पार्ट है। पहला, की लर्निंग्स फ्रॉम योर लाइफ यू वांट एवरीवन टू नो, नाउ इट्स मोर पर्सनल। So key learnings from my life are कि life is very much driven also by luck, ओके, and you cannot exactly plan micro। यानी मैं कह रहा था ना, ये माइक्रो लोग आते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, इतना नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको बिग पिक्चर में आप कह सकते हो कि फाइनेंस इन्वेस्टिंग इज फाइनेंस जॉब इज बेटर दैन प्रोडक्शन जॉब। बिकॉज वाई? बिकॉज फाइनेंस जॉब में देर इज नो अदर एसेट, maybe money is one asset, but otherwise it is people's business। दूसरे में वो सीमेंट बना रहा है तो सीमेंट को जो मशीन है उसके वैल्यू है, आप उसमें फाइनेंस कर रहे हो, आपकी वैल्यू कम है। उस टाइप का अगर आप लेसन बोलें। बट अदरवाइज फ्रॉम इक्विटी मार्केट, आई थिंक द लेसन इज कि इक्विटी मार्केट विल बीट एवरी फॉर्म ऑफ एवरीथिंग एल्स। आप जो मर्जी कर लो, लेकिन बिकॉज वो इवनली नहीं आते, कभी -20 फिर +20। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू टेल यू, लास्ट 20-25 ईयर्स में द मार्केट रिटर्न इज सम 14% पर एनम। आप कहो जी ओके 14% एवरेज है, तो 12 to 16 कितनी बार आया? मुझे लगता है एक बार भी नहीं आया। हाँ, नहीं आया। या तो -10 है या +25 है, फिर माइनस या 3 है फिर 25 है। तो वो आप एवरेज करते रहो, तो आपको वो हैंडल करना है। मैंने तो हैंडल कर लिया, मुझे तो समझ आ गई कि डजंट मैटर, एंड में दे जाते हैं मार्केट, नॉट अ स्टॉक पर्टिकुलरली। राइट। सो अब इस टाइप का लेसन, बट ऐसे तो डिपेंड करता है, आपको मुझे वो देना पड़ेगा एरिया ऑफ लेसन। बट इट्स मोर इस टाइप का। पर्सनल। तो आपका जो पर्सनल, जो आपने कहा लक वाली बात, आप हाँ, लक तो इट्स नथिंग रिलेटेड टू मार्केट, मोर पर्सनल। करेक्ट। हाउ डू यू वांट पीपल टू रिमेंबर यू? I don't know. I'm hoping that it will take long time for you to remember me. I am trying to be a Charlie Munger. कि मैंने not that I'm trying extra, but what I mean is, हम कहते हैं हम तो जिंदगी भर यही करते रहेंगे, तो let's see क्या पता है। That is it, sir. Thank There you, were a few more questions, but I will not take thank and you I'll very not much. bother you much, sir. Right, Thank you so much. thank you Really very fun much. interacting with you. Thank you जी very much. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.